में जिसमें तो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो टुडे वी आर डूइंग एफटीपी। तो एफटीपी के बारे में ऐसा सीन है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक बहुत मतलब 2,500 पेजेस की पॉलिसीज होती हैं जो भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कि कैसे कंट्रोल करें फॉरेन ट्रेड को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना, अगर वो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अगर फेवरेबल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है भाई, कितना करेंसी आपने कमाया, कितना आपने पे किया, कितना आपने एक्सपोर्ट किया माइनस कितना आपने इंपोर्ट किया, वो अगर फेवरेबल है फिर कंट्री की अच्छी पोजीशन होती है। तो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करना, मैनेज करना तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपने जीएसटी में देखा होगा कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को इतना प्रमोट करती है। आपने प्लेस सप्लाई सेक्शन में देखा होगा, प्लेस सप्लाई के अंदर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट कितना बढ़ावा देती है। आपने 13 सेक्शन 3 में देखा था कि अगर आप कुछ को टेम्परेरी बेसिस पर इंडिया में इंपोर्ट करते हो रिपेयर करने के लिए, प्लेस सप्लाई वैसे इंडिया होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट 13 सेक्शन 2 में प्लेस सप्लाई बना दिया था कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। रिफंड चैप्टर में देखा होगा कि भाई साहब अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको इनपुट का रिफंड देती थी, ठीक है। मर्चेंट एक्सपोर्ट करके अपन देखते थे, मर्चेंट एक्सपोर्ट की केस में मर्चेंट एक्सपोर्ट क्या होता था, मर्चेंट एक्सपोर्ट की केस में ऐसा होता था कि सपोज करो मैं एक्सपोर्टर हूं, ठीक है, मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं सामान एक्सपोर्ट करता हूं और मैं जो सामान परचेज करता हूं वो किससे परचेज करता हूं, शिवम गुप्ता से मैं सामान परचेज करता हूं, किससे, शिवम गुप्ता से मैं सामान परचेज करता हूं। तो गवर्नमेंट मेरे को ये बोल रही है कि आप शिवम गुप्ता से जब सामान परचेज कर रहे हो ना तो आपको सिर्फ 0.1% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा शिवम गुप्ता, उसकी भी पार्टी से क्लेम कर लो। मतलब गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पे हजारों बेनिफिट दिए, हजारों बेनिफिट दिए। गवर्नमेंट ने ये कहा है भाई साहब आप एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अब पॉइंट आता है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो आपके एग्जाम में उसका वेटेज वैसे तो ऑफिशियली 4 से 5 नंबर का ही है। बच्चे क्या करके जाते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को छोड़ के चले जाते हैं। बट मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने आप लोगों के बैच में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी स्टार्ट में ली नहीं, क्योंकि अगर मैं ले लेता तो आप भूल जाते हो, आप हो जाता है। रिवीजन में भी आपको ऐसा लगता है कि पहली बार ही पढ़ रहे हो। मेरे YouTube पे इसका रिवीजन वीडियो तो डाला हुआ है ही, मतलब वो तो आपको देखना ही है। वो आपको कब देखना है, तो आप एग्जाम से पहले देख के जाओगे तो आज के सेशन के बाद आपको क्या करेगा, काफी हेल्प करेगा वाला वीडियो। YouTube वाला 45 मिनट का वीडियो है, क्योंकि मैंने एफटीपी 2023 करके है, वो आपको देखना रहेगा, वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, राइट। अभी पॉइंट ये है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारे लिए कितना रेलेवेंट है, व्हाई वी आर रीडिंग दिस। जैसे अभी तक हम जीएसटी के अंदर हर चैप्टर के अंदर कस्टम के अंदर लिखते हैं व्हाई वी आर रीडिंग दिस, आया ही क्यों ये पैदा ही क्यों हुआ। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बेसिकली पैदा तो इसलिए हुआ कि फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए हमारे सिलेबस में क्यों आया। तो ऐसा होता था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जॉब लग जाती थी, नौकरी लग जाती थी, तो भाई नौकरी के बाद वो कई बाहर मार्केट में जब काम करते थे, कई ऐसी कंपनी से एक्सपोर्ट के अंदर डीलिंग करती थी, तो हमारे सीएस को बिल्कुल आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। इनफैक्ट कई ऐसे लोग सीए बनने के बाद बाहर जॉब करते थे, तो दे यूज्ड टू कॉल मी सर इस स्कीम के अंदर क्या होगा, ये कैसे होगा। तो इंडियन क्या होगा, आईसीआई ने सोचा, आईसीआई ने सोचा कि भैया पूरी पॉलिसी बनाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और एक सब्जेक्ट क्लियर करना पड़ेगा, और इससे बेटर है कि थोड़ा सा ओवरव्यू, हल्का सा ओवरव्यू आपको दे दें, तो मतलब पूरी जानकारी रहेगी, हल्का सा ओवरव्यू। जैसे मैं खुद ही मानता हूं कि अगर कोई बच्चा 10th क्लास के अंदर है तो उसे डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है, ये वो तो पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस वाले जो लोग हैं बाद में जब जॉब करते हैं उन्हें एबीसीडी भी पता नहीं होती, टैक्स का मतलब क्या होता है उन्हें पता होना चाहिए, राइट। इसी तरीके से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का एबीसीडी जो होता है ना, बेसिक्स, वो आपको बता रहे हैं आपके सिलेबस के अंदर। आपके सिलेबस के अंदर इसका वेटेज 4 से 5 नंबर का होता है, बच्चे जनरली छोड़ के जाते हैं। बट मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी है कि जब भी पेपर डिफिकल्ट आता है तो एफटीपी का क्वेश्चन सबसे आसान आता है, और ट्रस्ट में पेपर कितना भी डिफिकल्ट आए आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। आप देख लेना, कोई से भी अटेम्प्ट का पेपर उठा लो और आप नवंबर 24 का पेपर उठा लेना, दिस आई श्योर यू, ठीक है। आपके 80% प्लस अबाउट पेपर इजी रहेगा, आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो देखो एफटीपी में मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जैसे अभी हम स्कीम्स पढ़ेंगे, हर स्कीम के अंदर अलग अलग बेनिफिट दे रखा है। स्कीम से क्वेश्चन आने की हाई पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब अराउंड 80 to 85% पॉसिबिलिटी रहती है कि स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए और उसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो आपकी बार कौन सी स्कीम से ज्यादा पॉसिबिलिटी है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए चालू करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हेलो, हां एक बार कंटिन्यू हो जाओ। हां हां एक बार चलो बोल आ जाइए, करिए था। तो आप ध्यान से सुना, मैं जनरली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 4 से 5 घंटे लेता था प्रीवियस बैचेस के अंदर। लास्ट बैच में उसको 3 घंटे किया मैंने, लेकिन मुझे इररिलेवेंट लगा ना पढ़ाना। मैं आपके बैच में आपको 1.5 आवर दूंगा यूट्यूब पे, 45 मिनट का रिवीजन वीडियो से ऑनलाइन, ठीक है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से प्रोबेबिलिटी है 90% जो मैं पढ़ा रहा हूं क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 100% पूरे इंडिया में कोई आपको शॉर्टेज दे नहीं सकता एफटीपी के बारे में, क्योंकि एफटीपी की पॉलिसी बहुत बड़ी है। हमारा सिलेबस लिमिटेड है, कई बार सिलेबस से बाहर से भी पूछ सकता है, पूछ लेता है कई बार, पैनिक मत करना, ठीक है। छोड़ के मत जाना, छोड़ के जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना। जितना मैं करा रहा हूं 1.5 आवर्स में अगर आपको 5 नंबर मिलते हैं उसमें 90% पॉसिबिलिटी है, गुड डील, ठीक है, यू शुड गो फॉर इट। चलिए देखिए भाई साहब, ऐसी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो क्या करती है, फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए अलग अलग तरीके नई चीजें बनाती है। फॉरेन ट्रेड के लिए एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना रखा है। बेसिकली देखो मैं आपको बताता हूँ कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होता है, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है। तो ना नाम तो सुना होगा आपने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो ऐसा सीन है भाई कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का मेन काम है व्यापार को बढ़ाना, ट्रेड को प्रमोट करना, ठीक है। देश में व्यापार बढ़े, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उसकी हेल्प के लिए बना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मेन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस फ्रंट हेड के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो इंस्ट्रक्शंस देगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को वो फॉलो करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बोलेगा कि भाई साहब अब हमें ना एक काम करो, आप रेगुलेट कम करो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बहुत डिपार्टमेंट आते हैं, आरबीआई आ गया, सेबी आ गया आपका, ठीक है। ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आते हैं, सीबीआईसी, इंडायरेक्ट टैक्सेशन बोर्ड, सीबीडीटी, वैट, जीएसटी, ये सब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। अब इनको सपोज करो इनको व्यापार कोई चीज को प्रमोट करना है तो बोलेंगे जीएसटी रेट कम कर दो, कोई नहीं करना तो बोलेंगे मत करो। मार्केट में पैसा ज्यादा लाना है, नहीं लाना, उस हिसाब से आरबीआई को इंस्ट्रक्शन देंगे, रिवर्स रेपो रेट को आप मैनेज करो। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स डायरेक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्टर है, आप ये समझ लो, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या है, वो फ्रंट हैंड के अंदर है, और वो किसके इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है, ठीक है। ठीक है भैया, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने क्या कर रखा है, डिपार्टमेंट बना रखा है डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी। अब भाई डीजीएफटी जो है ना वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बना डीजीएफटी, और उसको बोला आप है ना फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाओ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आप बनाओ। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है ना वो हर 5 साल के अंदर चेंज हो जाती है। जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 2020 लास्ट चली आ रही, फिर बीच में कोविड आ गया, फिर कोविड वैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2021 में आ जानी चाहिए थी, 2025 तक चलती, फिर 26 से 30 तक दूसरी पॉलिसी चलती। लेकिन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है 2023 के अंदर, क्योंकि कोविड था, इलेक्शन से सब कुछ हुआ, के बाद 2023 के अंदर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है। हर 5 साल के अंदर क्या होता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पूरी चेंज हो जाती है। 5 साल के अंदर माना जाता है कंट्री का विजन बदल गया, सब कुछ बदल जाता है, ठीक है।
अभी जो पॉलिसी चल रही है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 चल रही है, जो कि आज वाली 2021 के अंदर, ठीक है भैया। होता क्या है कि पॉलिसी चलती तो 5 साल है, लेकिन पॉलिसी इतनी बड़ी होती है कि हर टाइम पॉलिसी में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आते रहते हैं और हर साल मेजर अमेंडमेंट्स भी आते हैं पॉलिसीज के अंदर। ये पॉलिसी बनाता कौन है? डीजीएफटी का जो हेड होता है वो एक बहुत ही सीनियर लेवल का आईएएस ऑफिसर होता है, जो अबाउट टू रिटायरमेंट के बहुत नजदीक होता है, जिसको भारत सरकार को जिस पे ट्रस्ट होता है, भरोसेमंद का जो आदमी होता है, मोदी जी के जो करीबी आदमी होता है, ठीक है, तो गुजरात का आईएएस को नहीं कहा, वो बड़ा करीबी ऑफिसर जो होता है उसको डीजीएफटी का हेड बना देते हैं मोदी जी। और वो क्या करता है, पूरी टीम होती है, पूरा स्टाफ होता है उसके पास, वो सब मिलकर बैठ के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं और वो लोग क्या करते हैं, बिजनेसमैन को इन्विटेशन देते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल टच में लेके जा रहा हूं, ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगा, अगर मैं 4-5 घंटे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ले लूंगा, अभी समय है नहीं, एफटीपी एकदम निचोड़ दूंगा, पर मुझे इतना डिटेल में जाना है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं को यूएसटी था, ठीक है, सुनना। तो वो क्या करता है कि पूरी मीटिंग चलती है डीजीएफटी के ऑफिस के अंदर, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, एक तो हेड होता है, उसके अंडर में आईएएस होते हैं, बाकी का स्टाफ होता है, और वो क्या करते हैं, बिजनेसमैन को इन्विटेशन देते हैं, बड़े-बड़े टॉप बिजनेसमैन को इन्विटेशन देते हैं और उनसे डिस्कस करते हैं कि हम इस तरह की पॉलिसी लाना चाहते हैं, आपको कुछ बोलना है क्या, आप अपनी तरफ से भी कॉम्प्लीमेंट देना है क्या। तो सरकार और बिजनेसमैन इंप्लीमेंट गवर्नमेंट ही करेगी फॉर श्योर, बट वो क्या करते हैं, बड़े-बड़े अडानी अंबानी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इनको बुलाते हैं, तो ये अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, कंट्री डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए। ये कुल मिला के मिनिस्ट्री, देखो किसी भी देश का अगर व्यापार बढ़ेगा, किसी भी देश के अंदर अगर बिजनेस बढ़ेगा, देखो आदमी ग्रो बिजनेस से करता है, ठीक है। अभी गवर्नमेंट का मोटिव है कि मेरे देश में बिजनेस बढ़े, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो जिन लोगों को अच्छे से ट्रीट करती है, जैसे डीजीएफटी जो है, उनको भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि बिजनेसमैन आएंगे ना, उनको आप एकदम मेहमान की तरह ट्रीट करो, ठीक है, चाय नाश्ता करवाओ, करो, क्योंकि भाई यही तो फ्यूचर है, यही तो बता रहे हैं क्या करना है, समझ रहे हो मेरी बात। तो कुल मिला के बिजनेस नहीं लोग कर रहे हैं, तो ये एक्सपोर्टर्स हैं बेसिकली, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीजीएफटी पॉलिसी के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनको बहुत अच्छा टेक केयर करती है, सुनती है बात अच्छे से बिजनेसमैन की, और फिर क्या करते हैं, डीजीएफटी का बनाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, आगे। अभी देखो भैया, इन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन अगर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहता है, जैसे हमने देखा था जीएसटी के अंदर, कोई भी पर्सन जीएसटी के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो उसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इनकम टैक्स के अंदर इनकम टैक्स जमा करना चाहता है तो पैन नंबर होना चाहिए। इसी तरीके से कोई भी पर्सन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसके पास आईईसी कोड होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड क्या होना चाहिए? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही, समझ में आ रहा है सब? कैसी चैटें चल रही है तुम लोग की? एवरीथिंग इज टेम्पररी बट सम इज परमानेंट, परमानेंट। एनीवेज इधर देखो, इधर देखो, तुम लोग नहीं बदल सकते भाई। चलो, अपन ने क्या देखा, आईईसी कोड होना चाहिए आपके पास, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है साहब एफटीपी के? एफटीपी आया क्यों, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया क्यों? तो उन्होंने बोला एम्स एट डेवलपिंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़े, इंप्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस बढ़े, एनकरेजिंग फॉरेन ट्रेड, क्रिएटिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन। चार्ट में अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफटीपी क्या है और ये गलत हो जाए, एक बोतल में से पानी निकाल के से मुट्ठी में डालना, उसमें लगा के पिल्लू भर पानी, भैया बहुत ही आसान है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एफटीपी के? भैया एक्सपोर्ट बढ़े, इंप्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस, एनकरेजिंग फॉरेन ट्रेड और क्रिएटिंग फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बचपन में पढ़ते थे भाई, एक्सपोर्ट से जो पैसा आया माइनस इंपोर्ट से जो पैसा गया, फाइनली बचा क्या, इनकम माइनस एक्सपेंसेस को बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक, ये अपने बना भाई एफटीपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आगे बढ़ते हैं साहब, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये डीजीएफटी क्या करता है, आईसी कोड देता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आईसी कोड होता है क्या, बेसिकली आपका पैन नंबर ही होता है, आईसी कोड कुछ नहीं होता। आईसी कोड आपका पैन नंबर ही होता है, बस पैन नंबर को आईसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब होता आपका पैन नंबर ही है, तो डीजीएफटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, देन वो पैन नंबर आईसी कोड में अप्रूव होगा, मतलब आपका, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक अगला पॉइंट होता है स्टेटस होल्डर। अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई, एफटीपी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कुल मिला के एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, पॉजिटिव फेवरेबल और बैलेंस ये सब लाना, ऑब्जेक्टिव्स या बेसिक समझ लो, तीन समझ लो उसके, राइट। अब स्टेटस होल्डर क्या होते हैं, देखो भाई सिंपल सी बात है, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज का मतलब क्या है, गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी बना रही है जिससे एक्सपोर्टर्स है ना उनको कोई तकलीफ महसूस ना हो, ऐसी पॉलिसी बना रही है गवर्नमेंट जिससे एक्सपोर्टर्स ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, भारत का विकास हो, देश हित की बात हो, हमारा इंडिया आगे जाए। मोदी जी सोच रहे हैं कि इंडिया जो है अपना 3rd नंबर की इकोनॉमी बने, ठीक है, 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, ऐसे मोदी जी के सपने हैं। तो भैया इसके लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जीएसटी, आपको मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आप ये मान के चलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पिलर्स हैं जिनके दम पे गवर्नमेंट के सपने देख पा रही है, विकसित भारत के जो सपने हैं, गवर्नमेंट जो दुनिया में सबसे ऊपर जाने के जो सपने हैं वो इन्हीं के दम पे देख पा रही है, क्योंकि जीएसटी हाईएस्ट रेवेन्यू सेक्टर है गवर्नमेंट का, और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से हमारे इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे होते हैं और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। सर थोड़ा स्पीड में, आई लाइक दिस स्लो प्रोसेस ओनली, ट्रस्ट मी 1.5 बार खत्म करा। अब ध्यान से पॉइंट ये आता है, स्टेटस होल्डर का मतलब क्या होता है। स्टेटस होल्डर का मतलब होता है भाई कि जो पर्सन एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर खूब सारा सामान एक्सपोर्ट करता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है, राइट। तो ध्यान से सुनना भाई, तो हर एक्सपोर्टर को सेम बेनिफिट थोड़ी मिलेंगे। एक पुलिस अफसर है आईपीएस रैंक का और एक ढुल्ला खड़ा हुआ है, तो क्या उसको सेम ट्रीटमेंट देगी सरकार? नहीं देगी भाई, अलग अलग बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि हर एक्सपोर्टर को एक स्टार मिलेंगे, स्टार 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जो जितना बड़ा स्टार होल्डर होगा उसको उतने बेनिफिट्स, उतने प्रिविलेजेस, उतने बेनिफिट, ठीक है। उन्होंने बोला कि कोई पर्सन 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का है, अब हमको इसमें डिटेल नहीं जाना कि 1 स्टार वाले को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, 2 स्टार वाले को 3 स्टार, 4 स्टार, ऐसा नहीं जाना, बट ये पता होना चाहिए कि 1 स्टार कैसे बनते हैं, 2 स्टार कैसे बनते हैं, 3 4 5 कैसे बनते हैं, ठीक है भाई, ठीक है भैया। आगे तुम लोग कैसे, अब तो घर की तरफ हो गए, तो मेरे को लगता है कि मैं जो भी बोलूंगा कुछ मजाक भी करूंगा तो तुम लोग हंसोगे, अपने दिल पे कभी लोगे। बाहर वाले जो होते हैं उनको लगता है मेरी बेइज्जती कर दी है सब करके। जैसे अभी एक वीडियो था लेटेस्ट जो मैंने जीएसटी रिवीजन का वीडियो दिया था, वो कोई लड़का आया था, बोला सर पास हुआ होगा मेरे से, बोला बिकॉज़ ऑफ यू आई पास्ड अवे। मैं गलती से रोस्ट कर दिया, बाद लगा दूंगा सीए बनने के बाद रोस्ट किया तो तुम लोग तो घर के हो। अब सुनना मेरी बात, 1 स्टार एक्सपोर्ट कैसे बनते हैं, 2 स्टार कैसे बनते हैं, 3 कैसे बनते हैं, 4 5, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये आपको अच्छे से याद करना, ठीक है। तो ठीक है, आज डाउट बोला था क्या, अच्छा ध्यान से 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का बनते हैं जब आप $3 मिलियन का एक्सपोर्ट करो। 3 यूएस कितने टाइम में, प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर और करंट ईयर मिला के, तो बोल रहे हैं कि अगर आपने $3 मिलियन का अगर आप एक्सपोर्ट किया था करंट और पिछले 3 सालों का टोटल, तो आप 1 स्टार बन जाओगे। तो आपको लिमिट थोड़ी सी याद रखो, कैसे याद रखनी है, 315 50 200 और 800, 3 15 50 200 800, 3 15 50 200 800, बिहार के सेकंड हैंड को 50 का 4 टाइम 200, 200 का 4 टाइम 800, तो ये तो वैसे हो गया, लास्ट 3 तो वैसे हो गया 50 200 800, फिर ऊपर याद रखो 3 और 15, 3 और 15। तो अपन ने क्या बोला, स्टेटस होल्डर क्या 1 2 3 4 5 करंट ईयर और पिछले 3 सालों का मिला के
315, 50, 200 और 800। ठीक, प्रथम बोल रहा है सर ये फिगर कैसे आए, तो फिगर्स कैसे भी आए आपको उसके बारे में जानकारी नहीं रखनी चाहिए, आपको बस इन फिगर्स को ध्यान में रखना है, तो कैसे आए उसमें मत जाओ। ठीक है, आगे बढ़ो, ध्यान से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कंप्यूटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर ग्रांट ऑफ स्टेटस। ठीक है, इन्होंने बोला भाई स्टेटस होल्डर जब रैंकिंग मिलती है ना स्टेटस होल्डर की, तो ये चीजें ध्यान रखनी होती है। वैसे आपको ऐसा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या चीजें ध्यान रखिए। सरकार स्टेटस होल्डर को स्टार देती है, स्टार है ना, स्टेटस होल्डर को ये 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। ठीक, ये ध्यान रखो आप प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर। तो अभी तक आपको क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफटीपी ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। और अगला इंपॉर्टेंट ये है प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर, सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इन जनरल आपसे पूछा है कि जिनको स्टार मिला 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार उनको क्या बेनिफिट होता है, क्या है मतलब ऐसा उनको स्टार क्यों मिल रहा है, साल से क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, ऑथराइजेशन कस्टम क्लियरेंस फॉर बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि जिनको स्टार दे देना याद रखें। अगर आप डिटेल में पूछेंगे तो हर स्टार की अलग-अलग ट्रस्ट लेवल है गवर्नमेंट, 5 स्टार वालों पे गवर्नमेंट अंडर ट्रस्ट करती है, 4 स्टार वालों पे ट्रस्ट ऐसे ट्रस्ट है, पर 1 स्टार भी अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। 1 स्टार 2 स्टार भी अपने आप में बहुत गवर्नमेंट की तरफ से। तो बोल रहे हैं कि भाई देखो जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो इंपोर्ट करते हो तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, सीए के साइन करवाओ, यहाँ पे इसके साइन करवाओ, ये करो वो करो, है ना। इन्होंने बोला कि देखो भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप कर सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस खुद के साइन मारो और आगे बढ़ो, हमको आपके अंदर भरोसा है। गवर्नमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट में जितना एसएससी को रुलाती थी ना गवर्नमेंट, हर जगह इसको परेशान करना, चल रिटर्न टैक्स दे, पेनल्टी दे, जेल जा रहा है तो जेल से बचना है तो कुछ पैसा का, है ना। जितनी बेइज्जती जीएसटी डिपार्टमेंट में होती है ना उतना ही पेनल्टी एक्सपोर्ट के अंदर होती है। एक्सपोर्ट की एक्सपोर्ट को बस समझा जाता है जैसे ये सन लॉ दमा दो, इस तरीके से ट्रीटमेंट देता है एक्सपोर्ट को। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अरे आपको कोई साइन वाइन करवाने की जरूरत नहीं, आप स्टेटस होल्डर हो, आप स्टार होल्डर, आप अपने साइन मारो बस, आपके साइन ही पावरफुल है, ऐसे उनको फील कराया जाता है। पता नहीं क्या है फिक्सेशन ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स ऑन प्रायोरिटी विदिन 60 डेज बाय नॉर्म्स कमिटी, ये क्या है भाई साहब। ठीक है, ये समझ में। ठीक है, सियॉन नॉर्म्स क्या होते हैं, सपोज करो मेरे को पेन बनाना है। ठीक है, अब ये एक पेन बनाने के लिए आपको कितना प्लास्टिक लगता होगा, एस्टिमेशन लगाओ, तो आप बोलोगे सर 100 ग्राम प्लास्टिक। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई साहब अगर आपको 10 लाख पेन एक्सपोर्ट करने हैं, 10 लाख पेन एक्सपोर्ट करने हैं आपको, अब ऐसे थोड़ी है कि आप बोलोगे कि मेरे को तो 10,000 किलो 10 लाख किलो प्लास्टिक चाहिए, है भाई ऐसे थोड़ी है। तो एफटीपी में क्या होता है ध्यान से देखना, इंपोर्ट करते हैं तो 2 तरीके होते हैं आपके पास। तो इंपोर्ट जब आप करते हो कोई सामान तो होता क्या था, आपके सिलेबस में चैप्टर नहीं है ड्यूटी ड्रॉबैक, क्योंकि सीएम 1 में है। मतलब इंपोर्ट जब आप करते हो ना बेसिकली क्या होता था कि आप इंपोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी पे करते हो। ठीक है, और जब आप उसी सामान को एक्सपोर्ट करते थे, फॉर एग्जांपल मेरे को ये वॉलेट एक्सपोर्ट करना और मैंने इंपोर्ट कर रखा था वॉलेट, अब मैं इसी वॉलेट एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं तो गवर्नमेंट बोलती है कि साहब आप जो इंपोर्ट ड्यूटी पे करिए ना उसका रिफंड ले, उसका आप रिफंड ले। सपोज करो मेरे को वॉलेट एक्सपोर्ट करना है, मेरे को लेदर इंपोर्ट करना है, तो मैं लेदर पे इंपोर्ट ड्यूटी जो पे करूंगा ना गवर्नमेंट मेरे को उसका रिफंड देगी। इसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। जो ड्यूटी आपने पे कर दी उसका ड्रॉबैक आपको मिल जाता था, ड्यूटी ड्रॉबैक। इसमें क्या लगते थे, एप्लीकेंट को ड्रॉबैक अप्लाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्रूव करना पड़ेगा कि देखो मैं सारा का सारा सामान एक्सपोर्ट कर रहा हूं, जितना भी मैंने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था उसी को मैं उसी इसी में लगा रहा हूं और एक्सपोर्ट कर रहा हूं। अब गवर्नमेंट को वहां पे ट्रस्ट इश्यू होते थे। ट्रस्ट इश्यूज क्या होते थे, गवर्नमेंट को लगता था कि मैंने लेदर इंपोर्ट किया तो वॉलेट बना के बेचा, हो सकता है कि कोई वॉलेट मैंने इंडिया में बेच दिया और मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक्सपोर्ट में काम लिया हो, तो गवर्नमेंट बड़े अलग-अलग तरह के नॉर्म्स बनाती थी। तो जब भी ड्यूटी ड्रॉबैक बंदा क्लेम करता था ना उसको पूरा क्लेम नहीं मिलता था। सपोज करो उसने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया 10 लाख की, ड्यूटी ड्रॉबैक में 7 लाख 8 लाख 9 लाख मतलब पूरा नहीं मिलता था उसको, कुछ ना कुछ डिडक्शन होते थे, एप्लीकेशन वगैरह फाइल करो तो ये ड्यूटी ड्रॉबैक तक चक्कर हुआ करता था। अभी एफटीपी के अंदर क्या बोल दिया कि भाई साहब आप तो इंपोर्ट करो, इंपोर्ट पे ड्यूटी मत दो, फिर ड्रॉबैक की बात ही नहीं आई, आप ड्यूटी मत दो। एफटीपी ने क्या बोला, काफी स्कीम से मैं आपको बताने वाला हूं, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बोला आप ड्यूटी मत दो, कंट्रा ड्रॉबैक ड्रॉबैक की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी सियॉन नॉर्म्स का मतलब क्या हुआ, सपोज करो मेरे को पेन एक्सपोर्ट करने 10 लाख, अभी मैंने गवर्नमेंट को बोला कि भाई साहब मेरे को 10 लाख पेन एक्सपोर्ट करने हैं, उसके लिए मेरे को रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है ड्यूटी फ्री में बिना ड्यूटी के, गवर्नमेंट का बिल्कुल करो। पर भाई ऐसा थोड़ी है कि 10 लाख पेन बनाने के लिए सपोज करो 10,000 केजी रॉ मटेरियल चाहिए और मैं 1 लाख केजी इंपोर्ट कर रहा हूं, ये सोच के कि 10 लाख 10,000 इसमें काम लूंगा 90,000 इंडिया में मसला बेचूंगा। तो गवर्नमेंट बोलेगी देखो भाई साहब ऐसा थोड़ी है 10 लाख पेन एक्सपोर्ट करने के लिए कितना भी किलो रॉ मटेरियल मंगा लोगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम बताएंगे आपको सियॉन नॉर्म्स के बेसिस पे कि आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स कि कितना आउटपुट करने के लिए कितना इनपुट चाहिए, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स समझ में नाम से समझ आ रहा है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, है ना। तो बोले आपका जो सियॉन नॉर्म्स जब आपको पता होंगे ना तभी तो आप इंपोर्ट कर पाओगे, ऐसे थोड़ी हवाबाजी में इंपोर्ट चल रहा है आपका। तो बोल रहे हैं कि स्टेटस होल्डर होगा ना उसका सियॉन नॉर्म जो है इनपुट आउटपुट नॉर्म जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे फिक्स किया जाएगा जिससे वो डिले ना हो, काम जल्दी होता रहेगा, ये बोला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं साहब। एग्जामिनेशन फ्रॉम कंपलसरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट थ्रू बैंक, तो बैंक में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लगाने पड़ते हैं, बोले आप क्या हो चिंता मत करो सब हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना 5 नंबर पूछ सकता है। एग्जामिनेशन फ्रॉम फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी, बैंक में गारंटी देनी पड़ती है, कुछ नहीं, बस आप अपना नाम अपना कार्ड दिखा देना, आप स्टेटस होल्डर हो, कुछ नहीं लोगे आप। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, अगर कोई एक्सपोर्टर है 2 स्टार या उससे अबव है, 2 स्टार एंड अबव, उसको परमिशन मिली हुई है एक्सपोर्ट के वेयरहाउस बना लो, आप पोर्ट पे अपने वेयरहाउस बनाओ, वहां पे सामान पटक दो और अपनी इच्छा से जब भी मन करे एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट वेयरहाउसेस आपके पर्सनल बना दो अपना, क्या बात है। उन्होंने बोला कि 2 स्टार एंड अबव है, ठीक है 2 स्टार एंड अबव उसको परमिशन एक्सपोर्ट वेयरहाउस बनाओ। ठीक है, बैंक गारंटी नॉर्मल चीज है, सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस नॉर्मल चीज है, सियॉन नॉर्म से सकते हो, ठीक है आप एक्सपोर्ट वेयरहाउस बनाओ। ठीक है, आप गवर्नमेंट को जो चाहिए वो लो एक्सपोर्ट करो बस। ठीक, आगे देखो मैन्युफैक्चर हुआ स्टेटस होल्डर will be unable to sell certified their manufactured goods, sell certification। ठीक है, जितने पॉइंट याद रहते हैं कर लेना, 5 पॉइंट याद कर लेना। स्टेटस होल्डर shall be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export promotion subject to specified annual limits। इन्होंने बोला भैया कई बार क्या होता है हमें जैसे मेरे को पेन एक्सपोर्ट करने, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि देखो एक्सपोर्टर है ना मैं हूं, मैं पेन एक्सपोर्ट करना चाहता हूं ऑस्ट्रेलिया में, पर वो जो इंपोर्टर है ना उसको सैंपल चाहिए थोड़ा सा कि पेन कैसा चल रहा है, ये सैंपल आप मिठाई की दुकान में हल्की सी मिठाई टेस्ट कर लेते हो, बोले तो उसको मेरे को सैंपल बेसिस पे एक्सपोर्ट करना है, पहले वो क्या करो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटस होल्डर shall be entitled to export freely exportable item on free of cost for export promotion subject to a specific annual limit, कुछ लिमिट होती है। जेम्स एंड ज्वेलरी सैंपल बेसिस पे नहीं जाते क्योंकि ऑलरेडी महंगे होते हैं। ठीक है, ब्लैक स्टेटस होल्डर will be entitled to preferential treatment, एकदम प्रेफरेंशियल वाली ट्रीटमेंट मिलेगी भैया, जैसे होता है ना आप ही जहां अरे बैठिए क्या क्या लेंगे आप, वैसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मतलब अरे आपको कोई हर्डल नहीं आएगा, कोई ऑफिसर आपको लटका नहीं सकता कि कल आना, सरकारी ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है, चलो अकाउंट नंबर 4 पे जाओ, सॉरी बोल के पागल, ये हमारे देश का फ्यूचर है बोलेंगे एक्सपोर्टर, तो ऐसे नहीं कोई परेशान नहीं करना है। द स्टेटस होल्डर will be entitled to preferential treatment by the handling of the consignment by the concerned agency, समझ लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप ध्यान से सुनना, अब मैं आपको सीधा मुद्दे पे लेके आता हूं, कुछ पॉलिसीज पे लेके आता हूं जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। अभी तक थोड़ा सा बैकग्राउंड डेवलप किया मैंने आपका, ठीक है। अभी देखो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत तरह की पॉलिसी बनाई। सुनना मेरी बात, गवर्नमेंट ये बोल रही है जैसे अभी अमेज़न है,
अमेजॉन अपनी सेल बढ़ाना चाहता है, क्या करेगा? कार्ड पे डिस्काउंट, ये वाला कैशबैक, स्पेशल ये ऑफर, ऐसी गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स दिखा रही है एक्सपोर्टर को, उसको लालच दे रही है कि अबे उठ जा भाई, कर ले एक्सपोर्ट, कब तक सोता रहेगा? ऐसे गवर्नमेंट को लालच दे रही है, कर भाई, कर एक्सपोर्ट कर, ठीक है। बहुत सारी स्कीम बनाई गवर्नमेंट ने, इनका है ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन, नाम ऐसा क्यों है? ड्यूटी एग्जम्पशन, क्या ड्यूटी माफ कर दी या वापस से रेमिट कर दी आपको, मतलब ड्यूटी नहीं लगेगी, आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं, ठीक है। ठीक, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम मतलब ड्यूटी ही नहीं लगेगी इस केस के अंदर, तो ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम तो है एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। क्या है मालिक, इस स्कीम के अंदर देखो, इस स्कीम के अंदर ऐसा है, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इंपोर्ट करो, मस्त आराम से इंपोर्ट करो बिना ड्यूटी दिए, कोई ड्यूटी देनी नहीं। आपने बोला भैया हमको है ना वॉलेट एक्सपोर्ट करना है, हमको तो ये एक्सपोर्ट करना है, वीडियो गेम मतलब करो, इसके लिए प्लास्टिक इंपोर्ट करना है, बटन इंपोर्ट करना है, स्क्रीन इंपोर्ट करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वी आर देयर विद यू। कोई मेरा वीडियो खराब कर दिया, ठीक है, वी आर देयर विद यू, आप इंपोर्ट करो आराम से, ठीक है। अभी देखो, तो आपको ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी इंपोर्ट के केस में। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, एडवांस ऑथराइजेशन, इन्होंने लिखा आइटम्स कैन बी इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, ठीक है। ध्यान से सुनो, तो सबसे पहले क्या है, दोनों स्कीम्स के बारे में आपको बताऊंगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है ये है डिफरेंस बिटवीन एडवांस ऑथराइजेशन एंड डीएफआई, डिफरेंस का क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी ध्यान से सुनिए दोनों स्कीम के बारे में सभी लोग। देखो, या तो सिंपल से आप बोल देगा एडवांस ऑथराइजेशन के बारे में बताओ, या बोल देगा डीएफआई के बारे में बताओ, डिफरेंस पूछेगा, ध्यान से सुनोगे तभी लिखा होगा। अभी स्कीम्स में आ गए, फोकस थोड़ा समझना है। इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई साहब, आपको अगर एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम चाहिए ना, बेसिकली एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो है ना वो थोड़ी सी लिबरल है, डीएफआई जो है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, ठीक है। अभी दोनों के फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं, एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई के बारे में। तो इन्होंने बोला आप अगर कोई पर्सन एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट लेना चाहता है ना भाई, तो उसको डीजीएफटी को अप्लाई करना पड़ेगा कि मेरे को कोई सामान इंपोर्ट करना है, मेरे को कोई सामान इंपोर्ट करना है, मेरे को एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट दो, मेरे को सामान इंपोर्ट करना है, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट दो, ठीक है। मतलब तो ना ठीक है। अब डीजीएफटी आपको क्या बोलेगा, आप ठीक है, हम आपको परमिशन देते हैं कि आप एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट दो। एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट क्या होगी आपको, ये इंपोर्ट में जितनी भी ड्यूटी लगती है कोई नहीं लगेगी, ईसीडीओ, आईजीएसटीओ, एसडब्ल्यूएस, काउंटर ड्यूटी, कोई सी ड्यूटी हो, कुछ भी नहीं लगेगा आपके ऊपर। एक ड्यूटी होगी प्रोटेक्टिव ड्यूटी, और आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में रहता है बोला है कोई सी ड्यूटी हो, कोई सी ड्यूटी नहीं, ठीक है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी डिफरेंट केस लगेगी कभी, बस उसके अलावा एक केस ड्यूटी नहीं है जो आप कोई सामान इंपोर्ट करो लगेगी, आप फ्रीली कोई भी सामान इंपोर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है भाई साहब। आगे सुनो, फिर इन्होंने बोला अगर आप कह रहे हो कि साहब मेरे को सामान इंपोर्ट करना है, मैं तो पेन एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, सामान रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, डिपार्टमेंट कह रहा है बेशक करो, ड्यूटी फ्री आप इंपोर्ट करो, कुछ ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है सर मेरे को भी सामान इंपोर्ट करना है, लेकिन सियान नॉर्म्स नहीं पता, मेरे सियान नॉर्म्स नहीं पता, क्या करूँ? डिपार्टमेंट कह रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप एस्टिमेशन बेसिस पे इंपोर्ट करें, सियान नॉर्म्स नहीं पता तो भी मतलब ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट पूरा ही बोल रही है भाई एक्सपोर्ट को जो चाहिए मिलेगा। रिफंड चैप्टर में आपने देखा होगा जीएसटी के अंदर प्रोविजन रिफंड देती है गवर्नमेंट, जितना आप गवर्नमेंट बोलती है तो बोल कितना फिगर चाहिए, नंबर बोल रहे बाबा, तो 90% पैसा देंगे हम 7 दिन के अंदर, तो नंबर बोल। अगर आपने रिफंड चैप्टर दिखाओ प्रोविजन बेसिस पे आपको गवर्नमेंट रिफंड देती थी, अगर आप एक्सपोर्टर हो तो क्या बोलते थे भैया तू नंबर बोल, जितना बोलेगा ना एस्टिमेशन उसका 90% रिफंड देंगे 7 दिन के अंदर। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है तो सियान नॉर्म्स नहीं पता ना, तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में है, कोई बात नहीं, तो अपने हिसाब से इंपोर्ट कर, तू कर भाई, तू एक्सपोर्ट कर, तू रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। कोई सी भी ड्यूटी नहीं लगेगी, तू आराम से इंपोर्ट कर। फिर उन्होंने बोला देख भाई, जब से तूने इस स्कीम में एंटर किया है ना, एडवांस ऑथराइजेशन में एंटर किया है, तो 12 महीने के अंदर इंपोर्ट कर, 12 महीने का टाइम देने, तूने कहा सर जी मैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं टाइम 12 मंथ्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे, 12 मंथ्स के अंदर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। अब जब से तू इंपोर्ट करेगा सामान, उसके 90 डेज के अंदर एक्सपोर्ट कर देना, जब से तू इंपोर्ट करेगा उसके 90 डेज के अंदर क्या करना, एक्सपोर्ट कर देना, लिखा हुआ है वैलिडिटी पीरियड ऑफ द वैलिडिटी पीरियड फॉर एडवांस ऑथराइजेशन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन, दिस मींस दैट इंपोर्ट एंड ऑथराइजेशन मस्ट बी मेड विद इन दिस पीरियड, ठीक है। तो आपको 12 मंथ्स के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट चाहे बढ़ा सकती है, आप ये जान रखो 12 महीने के अंदर आपको करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर इंपोर्ट के 90 डेज के अंदर आपको करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी प्रैक्टिकल देखिए, लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तब तक है 90 डेज, 90 डेज, मतलब प्रैक्टिकल गलत है 90 डेज, बट लास्ट वाली आपकी 90 डेज आई थी 3 मंथ्स, अभी उन्होंने 90 डेज करना है, आपको 90 डेज लिखा, चलिए। तो एडवांस ऑथराइजेशन आपने क्या समझा कि आप कोई सामान इंपोर्ट कर सकते हो बिना ड्यूटी कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, 12 महीने के अंदर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करने के 90 डेज आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है एक्चुअल कौन कौन सी ड्यूटी एग्जाम एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर सारी ड्यूटी एग्जाम, ठीक है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी वाली बात कहीं नहीं थी क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, पर आप चाहो तो इसको ओनली प्रोटेक्टिव ड्यूटी दे देता, ये सारी ड्यूटी का लेना, ठीक है। अगला पॉइंट आता है, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ने, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि साहब मेरे को क्या है शर्ट बनानी, शर्ट बनाने के लिए बटन इंपोर्ट करने हैं, गवर्नमेंट का बेशक करो, बटन इंपोर्ट करने, तो गवर्नमेंट का कितनी शर्ट बेचोगे, मैंने कहा 10 लाख शर्ट बेचूंगा और एक शर्ट में 6 बटन लगते हैं, 60 लाख बटन चाहिए गवर्नमेंट का, तो मंगाओ, कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है। फिर मैं गवर्नमेंट को बोला कि क्या होता है कि मैं बटन एक्स्ट्रा बटन देता हूँ, शर्ट एक्स्ट्रा स्पेयर बटन देता हूँ, मैं स्पेयर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, तो गवर्नमेंट का भाई कर लो 10% स्पेयर एक्स्ट्रा रखें, जैसे आपकी जितनी सीआईएफ वैल्यू है ना, सपोज करो हमने आपको परमिशन दी थी कि आप 10 लाख का सामान इंपोर्ट करो, 10 लाख सीआईएफ इंपोर्ट करो, उसका 10% और 11 लाख दो मत करो, बस एक्सपोर्ट कर लो, देख एक्सपोर्ट में गद्दारी मत कर देना, नहीं बोल दो कि पैसा ही फॉरेन करेंसी में नहीं आ रहा, उल्टा लटका के मारो, ऐसा गवर्नमेंट के दिल से आ रहा है, उनको हर तरह का बेनिफिट दे रहे हैं, सबने पेरेंट्स बोलते ना, उनको मम्मी क्या बोलती है, अगर बच्चों ने बोलती मेरी देखो रात के 2 बजे भी भूख लगे तो मुझे बता देना, मैगी बना दूं, एक दिन बोल दिया थप्पड़ 8th क्लास 7th में होगा, मैंने कहा ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट करिए, तू एक्सपोर्ट करके जो चाहिए हम करेंगे, तू पढ़ाई कर बेटा, तेरे को जूस चाहिए, तेरे को कॉफी चाहिए, हम देंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में? ऐसे ही गवर्नमेंट करिए, तू भाई एक्सपोर्ट कर, तू मत, तू कैसे और थोड़ा सा चाहिए मेरे को और ले 10% और ले, स्पेयर चाहिए तो ले 10% और ले, रोना नहीं, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे इन्होंने ऐसे बोला, ठीक है, मिनिमम वैल्यू एडिशन, ये कह रहा है भाई साहब मैंने टोटल जो रॉ मटेरियल, टोटल जो सामान इंपोर्ट कर लिया, मतलब मैंने सपोज करो मैंने 20 लाख का सामान इंपोर्ट किया था, अब वो कह रहा है कि 20 लाख का इंपोर्ट किया था, गवर्नमेंट ने आपकी इंपोर्ट ड्यूटी माफ करी, इंपोर्ट ड्यूटी का वेव करी, और आप कह रहे हो कि साहब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं 18 लाख का, गवर्नमेंट कह रहे हो पागल वागल है भाई, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उतना ट्रीट कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं साले, तू 20 लाख का इंपोर्ट करके और 18 लाख एक्सपोर्ट कर रहा है, नुकसान तो सौदा नहीं हो रहा है, तो लगना है लॉस मेकिंग काम कर रहा है, तू 20 लाख इंपोर्ट करके फॉरेन करेंसी 18 की ला रहा है और हम देके 20 की आ रहे हैं, तो लगेगा कि तू पागल बन रहा है। अरे सुन देख, तेरे को सारे जो बेनिफिट है ना, इंपोर्ट ड्यूटी वेव करेंगे तेरी, और तेरे को ये
तेरे को सी ऑन से नहीं पता, तो भी तेरे को इंपोर्ट करने के लिए हम दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तेरे को कितने बेनिफिट दे रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू एडिशन कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। तूने 20 लाख का सामान इंपोर्ट किया ना, कम से कम भाई 23 लाख का एक्सपोर्ट कर, 23 लाख या उससे ज्यादा, तभी तेरे को बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू एडिशन कम से कम 15% तो होना चाहिए। मेहनत काय को करवा रहा है पागल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मिनिमम वैल्यू एडिशन कैसे निकालते हैं? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट डिवाइड बाय इंपोर्ट। कैसे निकालिए? ये फॉर्मूला बताता है, क्या करोगे फॉर्मूले का, वैल्यू एडिशन कैसे निकालोगे? क्या बोलोगे साहब हमने 20 लाख इंपोर्ट किया, 23 लाख एक्सपोर्ट किया, 23 माइनस 20 डिवाइड बाय 20 into 100 परसेंटेज निकाली तुमने, बोला देखो 15% हो गई, खत्म हो गया, है ना? तो ये बोलेगा, ये बोला मिनिमम वैल्यू एडिशन कितनी होनी चाहिए? 15% होनी चाहिए। 10% स्क्वायर में ला सकते हो आप। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या बेसिस है? एडवांस ऑथराइजेशन इशूड फॉर इनपुट इन रिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज पर। देखो इन्होंने बोला कि वैसे तो आप सिंपल सी बात है, आप सामान किस बेसिस पे इंपोर्ट करोगे आपको सी और नॉट पता होना चाहिए, और नहीं भी पता तो आप एस्टिमेशन बेसिस पे ले लो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी होगा, जैसा क्वेश्चन आता है। अरे क्वेश्चन कर डाउन कुछ है। देखो डिफरेंस क्वेश्चन था जैसे कि मे 22 एग्जाम में पूछा था। ये देखो देख पा रहे हो, प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर देख रहे हो, एमटीबी 1 में 24, एमटीबी 2 नवंबर 23, आरटीबी में 24। ये क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, एज इट इज जस्ट एक सेकंड में। देखो इस क्वेश्चन को देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन एज इट इज चल रहा है, रीड माय लेसन। डन। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए एज इट इज तो अच्छा लगेगा ना, बढ़िया एक्टिविटी छोड़ के नहीं गए। ठीक है, कैसे आएगा? लास्ट आरटीपी का आंसर कैसे आ सकता है? नहीं आता भाई, ये नहीं आता। देखो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड लिस्ट द आइटम्स व्हिच कैन बी एंड कैन नॉट बी इंपोर्टेड अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन। ठीक है, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, कौन से टॉपिक वर्षा? इन्होंने क्या लिखा अंडर एडवांस ऑथराइजेशन? इन्होंने बोला कि आप कोई भी सामान इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। इंपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन फॉर फिजिकल एज वेल एज डीम्ड एक्सपोर्ट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम होल ऑफ आईजीएसटी। आपको आईजीएसटी वगैरह कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर ड्यूटी, कोई सी ड्यूटी हो, कोई आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, वैलिडिटी पीरियड एडवांस ऑथराइजेशन शैल बी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन। 12 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऑल्दो ये रीवैलिडेट हो सकता है अगले 12 महीने फिर से। ठीक है, ये अपने देखा। फिर अपने देखा एक्सपोर्ट प्रोसीड शैल बी रियलाइज्ड इन फ्रीली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपीस एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाइड। पैसा फॉरेन करेंसी के अंदर आना चाहिए, ऑल्दो इंडियन रुपीस में आ सकता है, कभी-कभी स्पेसिफाई कर रखा हो, वॉट को नॉट को काउंट करके कुछ होता है, आपको क्रेडिट में जानते हैं। ठीक है, ठीक है, वर्षा जैसे एग्जांपल बताओ तो देखो अपने क्या देखा, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एडवांस ऑथराइजेशन के बारे में। ठीक है, अपने देखा एक्सपोर्ट प्रोसीड शैल बी रियलाइज्ड इन फ्रीली कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी और इंडियन रुपीस। ठीक है, फिर उन्होंने बोला आइटम्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन, कोई भी सामान आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिर उन्होंने बोला फ्यूल ऑयल, हां फ्यूल वगैरह ये भी आप इंपोर्ट कर सकते हो बिना ड्यूटी दिए। डीएफआई स्कीम में अलाउ नहीं होता है, डीएफआई स्कीम में अलाउ नहीं होता है। ठीक है, तो सुनना मेरी बात ध्यान से, फ्यूल का जो बेनिफिट है ना सिर्फ एडवांस ऑथराइजेशन में मिलता है, डीएफआई में मिलता है, डीएफआई में चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, वर्षा एक भी टॉपिक नहीं है जो क्लास के अंदर नहीं बचा, तो सारे हो गए, टैक्स इनवॉइस हो, कोई से भी हो, सब हो रखे। ठीक है, एथिक्स वाला चैप्टर है वो मैं भी डाल दूंगा, एफटीपी में कर देना, एक भी नहीं बचा इसका। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि स्पेयर्स, ठीक है, स्पेयर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड विद एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कैन बी इंपोर्टेड ड्यूटी फ्री। उन्होंने बोला कि आप 10% एक्स्ट्रा स्पेयर्स भी ला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइटम्स व्हिच कैन नॉट बी इंपोर्टेड अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, कौन सा सामान आप नहीं ला सकते एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर? ठीक है, एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर कौन सा सामान नहीं ला सकते? उन्होंने बोला नो इंपोर्ट ऑफ एन आइटम शैल बी अलाउड इफ द आइटम इज प्रोहिबिटेड। अगर आप प्रोहिबिटेड गुड्स ला रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं ला सकते, प्रोहिबिटेड गुड्स मतलब आप आरडीएक्स इंपोर्ट करना चाहते हो, गवर्नमेंट फ्री अलाउ है। दो तरह के सामान होते हैं, तीन तरह के सामान बेसिकली, वो है फ्रीली इंपोर्टेड गुड्स, आपको प्लास्टिक लाना अलाउ, क्या दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है रिस्ट्रिक्टेड गुड्स, एक होता है प्रोहिबिटेड गुड्स। ठीक है, फ्रीली इंपोर्टेड, रिस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड। फ्रीली इंपोर्टेड आप बेशक आराम से इंपोर्ट करो, रिस्ट्रिक्टेड गुड्स कोई कोई इंपोर्ट कर सकता है। जैसे आपको बॉम्ब लाना है, भाई आर्मी तो ला सकती है, आपको ऑयल लाना है, ऑयल पेट्रोल डीजल लाना है तो इंडियन ऑयल तो ला सकती है, कोल इंडिया को कोई लाना है वो ला सकता है, आम आदमी ला सकता है। रिस्ट्रिक्टेड गुड्स तो ये स्पेसिफिक लोगों के लिए, एसटी स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, मतलब जिन लोगों को परमिशन है वो ला सकते हैं ये वाले सामान। प्रोहिबिटेड गुड्स कोई नहीं ला सकता, जो प्रोहिबिटेड है वो कोई ला सकता है। आपको ड्रग्स लाने, मतलब सपोज कोई ऐसा सामान जो प्रोहिबिटेड है वो ला सकते हैं आप। ठीक है, मतलब जो आइटम प्रोहिबिटेड है वो तो ला नहीं सकते। आइटम रिजर्व फॉर इंपोर्ट बाय एसटी, एसटी मतलब स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस, जिन बस स्पेसिफिक लोग ला सकते हैं, जैसे इंडियन ऑयल ये तेल ला सकता है, आम जनता नहीं ला सकती। ठीक है, आइटम्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आइटम, जो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स है उसको अलाउ है वो ला सकता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अगला पॉइंट आता है एडवांस ऑथराइजेशन, आपने देखा, इतना आपने देखा। ठीक है, इतना आपने देखा, और कुछ बचा तो नहीं एडवांस ऑथराइजेशन में? देख लेता हूं एक एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन को बता रहा हूं अभी, और तो कुछ नहीं बता। ठीक है, सही। अब देखो एक पॉइंट आता है एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन, इसको ध्यान से सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन देखो एफटीपी नो डाउट घटिया चैप्टर है, बोरिंग है, बट अभी 1-1.5 घंटा झेलना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? तो देखो अभी आधा घंटा हो गया, थोड़ा सा और देखो, थोड़ा सा और देखो। जीएसटी इंटरेस्टिंग है, आई नो, कस्टम भी ठीक है, बट एफटीपी प्राइस सही पॉलिसी देना। अभी तक हम पहली पॉलिसी पे चल रहे हैं, एडवांस ऑथराइजेशन। हमने बोला कि आप डीजीएफटी से परमिशन लो, आप जब परमिशन ली उसके 12 महीने में इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट करने के 90 डेज में एक्सपोर्ट कर लो। आप इंपोर्ट जब भी करोगे तो कोई भी आपको ड्यूटी देने की जरूरत नहीं, बेसिकली सेफगार्ड ड्यूटी, कोई सी ड्यूटी सब वहां पे आपके कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इंपोर्ट करवा रहे हो। ठीक है, और एडवांस ऑथराइजेशन पूरा पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। ठीक है, अब एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन, जैसे सपोज करो अनिकेत क्या बोल रहा है, अनिकेत ये बोल रहा है, अनिकेत क्या बोल रहा है, अनिकेत ऐसे बोल रहा है, देखो जो गवर्नमेंट मेरे को जब भी मेरे को एक्सपोर्ट करना होता था ना, समझ ना, जैसे मेरे पास कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को अभी ऑर्डर मिला है कि मेरे को ना 50,000 चार्ज एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर है, 50,000 चार्ज एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर है। अब उसके लिए मेरे को रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, तो मैं गवर्नमेंट को क्या कहना है कि जब मेरे को हर रोज ऑर्डर आता है तो मैं हर रोज डीजीएफटी को परमिशन एप्लीकेशन देता हूं कि मेरे को इस ऑर्डर के लिए क्या बोलते हैं एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट चाहिए, फिर आप लोग मेरे को बेनिफिट देते हो, फिर मैं सामान इंपोर्ट करता हूं। तो मेरा रोज का काम है कि मैं रोज एप्लीकेशन देता रहूं क्या? ऐसे खूब सारे ऑर्डर आते हैं मेरे पास, ये क्या रोज ही करता रहूं क्या मैं? गवर्नमेंट का अनिकेत जी आपकी समस्या समझ सकते हैं, तो अभी काम करो, हम आपको एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन, आपको क्या करते हैं एडवांस में बेनिफिट, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन पूरे साल का एक साथ देंगे आप,
साल भर में आप कितना इंपोर्ट कर लो, आपको बार बार पूछने की जरूरत नहीं है, आप टेंशन मत लो। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन पर गवर्नमेंट का ये बेनिफिट, ये जो बेनिफिट है वो हर किसी को नहीं देंगे। कल को मान के चलो स्वाति है, अभी स्वाति कल को नई नई एक्सपोर्टर बनी है, गवर्नमेंट का किसी भी इंसान को नहीं देंगे कि नया एक्सपोर्टर बन के आया चल एनुअल बेनिफिट ले ले, एक साथ ही ऐसे नहीं देंगे। बोले भाई वो थोड़ा सीनियर होना चाहिए। सीनियर मतलब क्या, कितना सीनियर, उन्होंने कहा कम से कम इसको 2 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, उसी को देंगे एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन बेनिफिट। आप एक साल में पूरा इतना इंपोर्ट कर लो, पूरे साल की छूट एक साल, हर बार अलग से पूछने की जरूरत नहीं है, हर बार अलग से पूछने की जरूरत नहीं है, पूरे साल का बेनिफिट कर लो, एक साथ ले लो, तो इसको बोलते हैं एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन। इस केस में क्या बोला कि मिनिमम 2 साल का बेनिफिट होना चाहिए, ऐसे हर किसी को नहीं देंगे, ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, इस केस में उन्होंने क्या बोला कि एक्सपोर्टर्स हैविंग पास्ट एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट 2% फाइनेंशियल ईयर शैल बी एंटाइटल्ड। कौन एंटाइटल्ड होगा, सो कम से कम 2 साल का बेनिफिट तो होगा ही होगा, ठीक है, उसी को बेनिफिट देंगे। पेज नंबर है आपका 9.7, ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि कितना कितना अलाउ करोगे आप, एक साल में कितना सामान कोई बंदा इंपोर्ट कर सकता है बिना पूछे। भाई एक बार आपने ले ली परमिशन, कितना पूछ सकते हैं। इन्होंने बोला कि देखो क्या बोला इन्होंने ऐसा बोला कि लास्ट ईयर जितना आपने सामान इंपोर्ट किया था उसका 300% और 1 करोड़ विच एवर है। लास्ट ईयर जितना इंपोर्ट किया था ना, हम ही मानते हैं कि आपकी बार मैक्सिमम 3 गुना इंपोर्ट कर लोगे, क्या अब देखो खुल्लम छूट मिल रही है। आप गवर्नमेंट हर तरीके से छूट दे रही है आपको, कितना लिबर्टी दे रहा है, आप 300% से लिबर्टी समझ में आ रही है क्या गवर्नमेंट बेनिफिट देना चाहती है, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला entitlement in terms of CIF value of import shall be 300% of FOB value of physical export। सॉरी देखो वापस रिपीट करता हूं, लास्ट ईयर जितना आपने एक्सपोर्ट किया, जितना आपने इंपोर्ट नहीं, लास्ट ईयर जितना आपने एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स मेजर करती है ना वो एक्सपोर्ट से करती है। तो कितने बड़े एक्सपोर्टर हो, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जितना आपने एक्सपोर्ट किया, जो आपकी FOB वैल्यू थी उसका 300% आप क्या कर सकते हो, इस साल इंपोर्ट कर सकते हो, और 1 करोड़ विच एवर हायर, और 1 करोड़ विच एवर हायर। लास्ट ईयर का FOB का 300% और 1 करोड़ विच एवर हायर ना आप क्या कर सकते हो एक साथ। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन पूरे साल का कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। देखो हमने आपको क्या बोला, नॉर्मल जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम होती है ना, उस केस में क्या होता है कि जैसे ऑर्डर आया आप डिपार्टमेंट को दीजिए, एफटीओ एप्लीकेशन फाइल करो कि मेरे को एडवांस ऑथराइजेशन चाहिए, वो एप्लीकेशन का अप्रूवल देगी आपको। फिर अप्रूवल से क्या होता था, 12 महीने के अंदर 12 मंथ्स के अंदर आपको क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था, फिर इंपोर्ट करके 90 डेज के अंदर करना पड़ता था आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता था। हमने आपको एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम में क्या बोला था, जो 2 चीजें हो गई, होता है एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन, एक होता है खाली एडवांस ऑथराइजेशन। अभी हम पढ़ रहे हैं खाली एडवांस ऑथराइजेशन बता रहा हूं मैं, 12 मंथ 90 डेज, जैसे जैसे ऑर्डर आएगा आप एप्लीकेशन लगाओ, आपको परमिशन मिलेगा डिपार्टमेंट से, ठीक है। यहाँ पे अगर सीओ नॉर्म्स नहीं भी होते थे तो भी चलता था, अगर सीओ नॉर्म्स नहीं आपके पास तो भी आप इंपोर्ट कर लो एस्टिमेशन बेसिस के ऊपर, ठीक है। बट एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर क्या बोला कि आपको बार-बार परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही ले लो। कितना आपको बेनिफिट मिलेगा, 300% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ लास्ट प्रोसीडिंग ईयर और 1 करोड़ रुपए विच एवर हायर। लेकिन उन्होंने बोला है कि एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन का बेनिफिट तभी मिलेगा जब आपकी सीओ नॉर्म्स फिक्स होने चाहिए। सीओ नॉर्म्स जब फिक्स होंगे ना तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर सीओ नॉर्म फिक्स नहीं है तो भी आप इसका बेनिफिट ले, नो सीओ तो भी आप इसका एडवांस ऑथराइजेशन, पर एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन तभी मिलेगा सीओ नॉर्म फिक्स रहेंगे। तो गवर्नमेंट साल का बेनिफिट दे रही है आपको, गवर्नमेंट आपसे एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई ऐसे ये तो बताओ कि कितने क्वांटिटी के कितना इंपोर्ट करना है, बिल्कुल हवाबाजी नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। और एक पॉइंट ये भी था एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर कि एक्चुअल यूजर कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक्चुअल यूजर कंडीशन, एक्चुअल यूजर कंडीशन का मतलब क्या है, सपोज करो मैंने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली, मैंने गवर्नमेंट को बोला कि मेरे को वॉलेट बनाने हैं, मेरे को लेदर इंपोर्ट करना है, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है कर, मैं कौन एक अभी मैंने सोचा कि यार मेरा मन नहीं होगा एक्सपोर्ट का, मेरा जो एडवांस ऑथराइजेशन है वो मैं किसको देता हूं, अभिषेक को देता हूं। गवर्नमेंट बोले ओ भाई तेरे को दिया ना, तू ही बेनिफिट दो, ऐसे नहीं कि आप किसी और को दे दोगे। एक्चुअल यूजर कंडीशन का मतलब जिसको बेनिफिट दिया वही लेगा, जिसको बेनिफिट दिया है वही लेगा। तो देखो क्वेश्चन पे आऊंगा MTP 2 May 24, व्हाट आर salient aspects of advance authorization for annual requirement to exporter। इन्होंने क्या बोला, एडवांस ऑथराइजेशन फॉर एनुअल रिक्वायरमेंट, पूरे साल भर वाला जो एडवांस ऑथराइजेशन है, ओनली बी इशूड फॉर आइटम्स नोटिफाइड इन सियोन, ठीक है। सर एनुअल वाला कहां लिखा है, दिख नहीं रहा, 9.7 पे लिखा है, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब देखो इन्होंने बोला कि किसको मिलेगा, जिसका सियोन नॉर्म्स फिक्स है उसको मिलेगा ये, ठीक है। एंड इट शैल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ एड हॉक नॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन वेयर सियोन नॉर्म डज नॉट एक्सिस्ट। क्या होता था, नॉर्मल जो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम होती है उसमें अगर आपके सियोन नॉर्म फिक्स नहीं है तो भी आप सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, एड हॉक बेसिस पे, एस्टिमेशन बेसिस पे आप बेनिफिट ले सकते हो, यहां नहीं मिलेगा। एनुअल वाले केस में आपके सियोन नॉर्म फिक्स होने चाहिए, ठीक है। आगे देखो, एक्सपोर्टर हैविंग पास्ट परफॉर्मेंस इन एटलीस्ट 2% फाइनेंशियल, कम से कम 2 साल से आप एक्सपोर्टर हो तभी आप एनुअल बेनिफिट ले सकते हो। और आपको कितना मिलेगा, सीआईएफ कितना सामान इंपोर्ट कर सकते हो, शैल बी 300% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ फिजिकल एक्सपोर्ट और 1 करोड़ विच एवर हायर। एफओआर को छोड़ो, सिर्फ एफओबी ध्यान दो, एफओबी वैल्यू 300% और 1 करोड़ विच एवर हायर, कितना आपको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट दे देंगे, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 14 दोनों आप पढ़ के जाओगे, 2 क्वेश्चन हो गए अपने, और 2 क्वेश्चन हो गए, और रुको, और एक अपना स्टेटस होल्डर वाला क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ एक बार, 6 क्या बोलते हैं, two exporters namely Red Sky Private Limited and Black Knight Private, red and black, deadly combination, have achieved the status of status holder, 1 star export house, एक स्टार तो बन जाएंगे in the current financial year. Both the exporter have regularly exporting goods other than gems and jewelry every year, ठीक है। What would have been the minimum export performance of the two exporter to achieve such status, of the two exporter to achieve such status, किस चीज का, both the exporter want to establish export warehouse in accordance with the applicable, तो अपने क्या लिखा था स्टेटस होल्डर के अंदर कि हम आपको 2 स्टार एंड अबव एक्सपोर्ट अगर कोई होता था तो उसको एक्सपोर्ट वेयरहाउस बनाने की परमिशन, जब हम देखो बेनिफिट्स ऑफ स्टेटस होल्डर में था 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस एंड अबव आर परमिटेड टू एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयरहाउस, लेकिन हमारे वाले क्वेश्चन में ये रेड है और ब्लैक है, दोनों 1 स्टार ही है। तो अब इनको क्या करना है, इनको वेयरहाउस बनाना है। तो अपन को बताना है कि अगर आपको वेयरहाउस बनाना है तो आपको 2 स्टार बनना पड़ेगा, उससे कम नहीं होगा। 2 स्टार के लिए क्या था, 315 50 200 800 5 से 315, तो कम से कम $15 मिलियन का आपको करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा पिछले 3 सालों में करंट ईयर में। तो ये देखो, स्टेटस होल्डर आर एक्सपोर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बिजनेस लीडर हु हैव एक्सेड, तो मैंने एफटीपी चैप्टर के अंदर कीवर्ड्स भी हाईलाइट कर दिया आपके लिए, जिससे कंडीशन ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अपन ने बोला कि ऑल एक्सपोर्टर्स के पास आईसी को होना चाहिए, सब बेसिक ज्ञान लिखा पहले, बेसिक ज्ञान में ये कीवर्ड देखना बस। फिर देखो मैंने बोला 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, एन एक्सपोर्टर नीड टू अचीव द परफॉर्मेंस, 1 स्टार का मानते हैं जब वो $3 मिलियन का अचीवमेंट कर लिया एफओबी ड्यूरिंग द करंट एंड प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स मिला के, ठीक है। तो अपन ने बोला कि 1 स्टार इसको मिला होगा जब इसने 3 मिलियन अचीव कर लिया होगा, और जब 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस अबव आर परमिटेड टू एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयरहाउस, पर जो स्टार एंड अबव होगा वही एक्सपोर्ट वेयरहाउस बना सकता है। देयरफॉर तो ये अचीव कब कर सकते हैं, जब 2 स्टार हो जाए। तो आपको पूरी टेबल बना के देना 1 2 3 4 5, मैंने 1 के बारे में ऊपर लिख दिया, नीचे लिखा, पूरा चेक किया। तो मैंने आपको बताना है कि 1 स्टार वालों को नहीं मिलता एक्सपोर्ट वेयरहाउस का बेनिफिट, 2 स्टार वालों को मिलता है। 1 स्टार में 3 मिलियन का होता है, 2 में 15 का होता है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल तो पूछा नहीं है एग्जाम में, मॉडल का क्वेश्चन अभी तक कोई डिफिकल्ट लगा आपको, बिल्कुल मानेगा जी, करंट ईयर प्रीवियस 3 फाइनेंशियल, अभी तक कोई भी डिफिकल्ट लगा तो बताओ, नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 हो गया और 15 हो गया।
16 वाला क्वेश्चन आप लोग बट 16 अभी एबीसीडी की बात करेंगे। 17 पढ़ो आपको, चलो 17 क्वेश्चन आप लोग आपसे क्या क्या पूछा है, एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर कौन कौन सी ड्यूटीज क्या है एग्जाम है, कौन कौन सी ड्यूटीज एग्जाम है एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर, लिख दो चेक दो, बताओ क्या है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं 5 नंबर का, ड्यूटीज के नाम बताना चाहिए, ठीक है। आईजीएसटी लिख के आना, इन्होंने लास्ट लिखा है, ये वाली पैराग्राफ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से मत लिखना, सब कुछ लिख देना, नीचे आईजीएसटी लिख देना, ये मत लिखना, जितना पूछा उतना लिखना चाहिए ना, तो इतना कौन कौन सी ड्यूटी माफ करी हुई है, फालतू ज्ञान क्यों देना, याद आ जाए देना, मत देना, जितना लिखोगे तो मत देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 में क्या लिखा हुआ है, एक्स मैन लिमिटेड हैज इंपोर्टेड इनपुट्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर एडवांस ऑथराइजेशन, बिना ड्यूटी दिए आपने सामान इंपोर्ट कर लिया, एडवांस ऑथराइजेशन ये होता है। एफटीपी के अंदर तो कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती, आप लोग इंपोर्ट करते हो। देखो आपने जीएसटी में लिखा था कि अपन क्या करते थे गवर्नमेंट, वैसे भी अगर आपको सामान इंडिया से भी परचेज करते थे ना, याद करो रिफंड चेक के अंदर रूल 894, आप कोई सामान इंडिया से भी परचेज करते थे और आपने उसमें जीएसटी दे रखा होता था, तो गवर्नमेंट आपको उसका भी रिफंड देती थी ना गवर्नमेंट, ठीक है। फिर ड्यूटी ड्रॉबैक चैप्टर में क्या बोलती थी गवर्नमेंट कि आपने कोई सामान इंपोर्ट किया उस पर ड्यूटी दे दी, फिर आप बाद में उसी सामान को एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ड्यूटी ड्रॉबैक देती है। भाई आप इंपोर्ट के केस में ड्यूटी दे चुके तो हम आपको ड्यूटी का रिफंड देंगे, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। एफटीपी में बोलती है ड्यूटी देओ मत, ड्यूटी मत, इंपोर्ट करो ड्यूटी मत। वहां बोलने से कोई बंदा ड्यूटी ड्रॉबैक लेगा एफटीपी में जाएगा ना, अरे ऐसा होता था ना कि भाई मैंने पहले सामान इंपोर्ट कर लिया, सोचा इंडिया में बेचूंगा, मेरा मूड बदल गया, जब मेरे पास पहले ऑर्डर नहीं था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है कि मैंने कोई सामान बिना ड्यूटी के इंपोर्ट किया एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर, सीआईएफ वैल्यू 10 लाख रुपए, इंपोर्ट वैल्यू, सीआईएफ वैल्यू मतलब इंपोर्ट वैल्यू पता है तो आपको, द इंपोर्ट एंड प्रोसेस एंड फाइनल आउटपुट एक्सपोर्टेड, द एक्सपोर्ट मेड बाय एक्स वाई जेड आर सब्जेक्ट टू जनरल रेट ऑफ वैल्यूएशन, कितना वैल्यूएशन करें, तो भाई 10 लाख में इंपोर्ट किया ना, कम से कम 15% वैल्यूएशन कर, 11.5 लाख का मिनिमम एक्सपोर्ट कर, उससे कम तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो आपको ज्ञान लिख के आना है कि मिनिमम 15% वैल्यूएशन होना चाहिए, तो 11,50,000 एक्सपोर्ट जाना चाहिए, ये कुछ दम लग रहा है एफटीपी के अंदर। अब मैं इसके लास्ट में लिया, ठीक है, जैसे काले वाले याद है, ठीक है। चल ये क्वेश्चन भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 13 ये 12 13 ये पूछेंगे नहीं आपसे, सब लोकल क्वेश्चन पूछ क्या कर सकते हैं, जैसे जो अभी अपन देखें ना पूरी पूरी स्कीम पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या लगाओ ये पूछ सकते हैं आपसे, है ना। 15 पूछ सकते हैं, 15 पे क्या लगा लो, जो मैं बोल रहा हूं पे क्या लगा सकते हैं, और 5 पूछ सकते हैं, 5 पे क्या लगा लो, ठीक है। नहीं पार्ट बोल रहा सीआईएफ ना देके कहीं हमसे पूरी ड्यूटी नहीं निकलवा लेगा, ठीक है। आगे देख, इतना नहीं सोचेगा तुम तो कस्टम ड्यूटी निकलवाएगा, ऐसा थोड़ी करेगा, कस्टम ड्यूटी तुमसे निकलवाएगा फिर बोले कि बताओ कितना कितना एक्सपोर्ट करना है, आइडिया अच्छा है पर ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे क्या लगाओ, 19 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी इसको करेंगे 19। सर क्वेश्चन नंबर 6 तो क्या लगाने की जरूरत है, बस पढ़ लो, ठीक है ना। अब आगे बढ़े, दूसरी स्कीम का है, दूसरी स्कीम का क्वेश्चन करते हैं तो अच्छा लगता है ना। अब आते हैं दूसरी स्कीम डीएफआई, डीएफआई ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ये क्या होता है, डीएफआई स्कीम क्या होता है साहब। देखो भाई ऐसा बोला इन्होंने, डीएफआई थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, एडवांस ऑथराइजेशन थोड़ी लिबरल थी। एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर 15% वैल्यू एडिशन था, यहाँ पे 20% वैल्यू एडिशन होना चाहिए, ठीक है। एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर ऐसा था, तो मैं आपको बताता हूँ एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई में क्या फर्क है। एडवांस ऑथराइजेशन आपको कब मिलती थी, जब आप ऑफिसर के पास गए, उसको बोले साहब मेरे पास 50,000 वॉलेट एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर पड़ा है, अब मेरे को सामान इंपोर्ट करने दो, ऑर्डर आपके पास पहले से था, आपको ऑर्डर पहले से पता है कि एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर है मेरे पास, देखो घड़ियां एक्सपोर्ट करनी है, ऑर्डर पहले से है, फिर आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है। डीएफआई के अंदर क्या हो रहा है, आप ऑफिसर को बोल रहे हो यार देखो ऑर्डर तो नहीं है, पर ऑर्डर आते रहते हैं, ये थोड़ी ऑर्डर आएगा तभी मैं आपसे परमिशन, तो डीएफआई के अंदर भले आपके पास ऑर्डर नहीं है तो भी हम आपको बेनिफिट देंगे, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यहाँ देखो एडवांस ऑथराइजेशन लिबरल क्यों है, क्योंकि वहां पे पहले से ऑर्डर है आपके पास, तो ऑफिसर श्योर है कि बंदा एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके बैठा भाई, तो वहां लिबर्टी है, चल तू 15% दे दे, वहां लिबर्टी है। यहाँ क्या है, ऑर्डर नहीं है आपके पास। अभी डीएफ एडवांस ऑथराइजेशन में क्या दिखते हैं, एक्चुअल यूजर कंडीशन होती है, मतलब अगर आपने कोई सामान इंपोर्ट कर लिया तो आपको यूज करना है, आप ऐसे नहीं बोल सकते किसी और को ट्रांसफर कर दो। अब आप बोल रहे हो कि सर यूज नहीं कर पा रहा मैं, तो बेटा ड्यूटी पे करके उसको लेके जाओ, अगर आप यूज नहीं कर पा रहे, गेट इट। तो एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर एक्चुअल यूजर कंडीशन थी, बट डीएफआई के अंदर ऐसा नहीं है, डीएफआई के अंदर एक्चुअल यूजर कंडीशन नहीं, आप चाहो तो अपना सामान किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो अगर वो एक्सपोर्ट है, समझना ऐसा क्यों किया, क्योंकि भाई एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर तो पहले से ऑर्डर होना चाहिए आपके पास, तो गवर्नमेंट ने लिबरल पॉलिसी बनाई, 15% वैल्यूएशन दिया, सीओ नॉर्म्स नहीं थे तो भी आपको अलाउ किया, सब तरह के बेनिफिट दिए गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो आप लेते हो डीएफआई, अब आप घूमने लगे यार मेरे को ऑर्डर नहीं मिला, मैंने डीएफआई का बेनिफिट लिया, सामान इंपोर्ट कर लिया ड्यूटी फ्री, मैंने ड्यूटी फ्री सामान इंपोर्ट कर लिया, ऑर्डर नहीं आया मेरे पास, तो गवर्नमेंट ने ठीक है रो मत किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। डीएफआई थोड़ा सा ट्रिक है, क्योंकि ऐसे हवा वाले लोगों के लिए स्कीम थोड़ी सी एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन वाली जो नॉर्मल स्कीम है वो जो लोग श्योर है उन लोगों के लिए। तो देखो अभी उन्होंने क्या बोला, डीएफआई के अंदर आपके सीओ नॉर्म फिक्स होने चाहिए, वहां पे क्या बोला था, देखो अभी देखो सुनना मेरी बात, वहां पे दो चीजें थी, एक एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन, एक खाली एडवांस ऑथराइजेशन। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन मतलब एक साथ एडवांस ले लिया, आपके पास ऑर्डर पड़े अब आप एक साथ ले लिया, खत्म कर दिया, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन। तो एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर सीओ नॉर्म्स का होना जरूरी था, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन, तो खाली एडवांस ऑथराइजेशन नहीं था। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया ना तो क्या पूछेगा आपसे, पूछेगा एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई इन दोनों का डिफरेंस पूछता है, एडवांस ऑथराइजेशन और डीएफआई। आप क्या करना है, बस रिवीजन वीडियो देख लेना, 45 मिनट का गेम ओवर है और कुछ नहीं करना आपको, मेरे को सब पता है कब क्या किस तरीके से प्लान करना है, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर, क्लास में कितना पढ़ा है, रिवीजन वीडियो में कितना कंटेंट देना है, सब एवरीथिंग इज क्लियर, क्लास का लेवल किस तरीके से होना चाहिए, रिवीजन वीडियो समझ आ रहा है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो मेरे तो रिवीजन वीडियो से आप लोग क्लास वाले जो स्टूडेंट है ना, वो रिवीजन वीडियो देखते हैं, उनको बड़ा इजी लगता है, क्योंकि मेरे को पता है रिवीजन वीडियो में ऐसा कंटेंट देता हूं क्लास वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो एडवांस ऑथराइजेशन में क्या बोला कि अगर आपके सीओ नॉर्म फिक्स नहीं है, नो सीओ नॉर्म्स देन आल्सो अलाउड, ठीक है। बट यहां सीओ नॉर्म कंपलसरी, यहां पे सीओ नॉर्म्स आर कंपलसरी, यहां पे मिनिमम 15% वैल्यू एडिशन होना चाहिए, यहां पे मिनिमम 20% वैल्यू एडिशन। मेरे मार्क में 100 में से 95 तो सेटिस्फाइड हो, 5 जो लोग ओवर दिमाग लगाते हैं ना बोलेंगे ये चीज गड़बड़ है, ये वाला पॉइंट गड़बड़ नहीं भाई,
आप मेरे को बताएं इंस्टीट्यूट क्या चाहिए, इंस्टीट्यूट का थीम मैं समझ चुका, जितना मैं क्लास में पढ़ाया ठीक है, रिवीजन वीडियो देखो, क्वेश्चन बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सॉल्व है भाई सामान, आपका गेम सॉल्व है, कोई एग्जाम में ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत नहीं है सर, अगर कोई नया क्वेश्चन भी आ जाए, नया बता दे, सभी देना है, टेंशन मत, ठीक है। चल ये दो डिफरेंस तो देखिए अपन, ठीक है, आगे देखो। अब इन्होंने क्या बोला, डीएफआई के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीसीडी एग्जाम होगी, ए भाई सिर्फ और सिर्फ बीसीडी, बीसीडी से ज्यादा तो आईजीएस लग जाता है याद, अगर आपने वेरिफिकेशन क्वेश्चन करे तो याद है तुम्हें, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीसीडी, सोशल वेलफेयर सचार, आईजीएस की बाकी सारे टैक्सेस लगेंगे, तो डीएफआई में गवर्नमेंट क्या बेनिफिट दे रही है, ये इसलिए कम बेनिफिट क्यों है, क्योंकि आपके पास पहले से ऑर्डर नहीं है, पहले से ऑर्डर नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑल द ड्यूटीज आर एग्जाम्प्ट। आई स्टिल रिमेंबर मे 22 का पेपर था और मैं मैराथन में लिख के क्वेश्चन करवाया था, एसपीडी का एक ही क्वेश्चन कराया था, कोई मैराथन ऐसे छप गया 5 मिनट कभी, बच्चे बोलते भाई इस नाम को ऐसे 3 क्वेश्चन मैंने करवाए लिख के मे 22 में, तीनों एग्जाम में आ गए, तीन मैराथन का बच्चे का पेपर लीक करवा दिया, फिर ऐसे बातें चली पेपर लीक करवा देना, तुम कर लो, ऐसे थोड़ी पेपर लीक, एस्टिमेशन आईडिया है, ऑल द ड्यूटीज आर एग्जाम्प्ट। अब मे 22 मैराथन नीचे कमेंट करना, ओनली बीसीडी है, ठीक है, ओनली बीसीडी है, एसडब्ल्यू का सब फ्लेक्सिबल, ओनली बीसीडी है, अभी तो तीन डिफरेंस देखिए अपन, ठीक है, चलो आगे देखो, आगे बढ़ो। हाँ यहाँ पे नो एक्चुअल यूजर वाली कंडीशन नहीं, वहाँ पे थी, वहाँ पे क्या था, एक्चुअल यूजर कंडीशन, मतलब वही साहब जो आदमी एडवांस ऑपरेशन ले रहा है उसी को बेनिफिट मिलेगा, एक्चुअल यूजर कंडीशन होती है, नो एक्चुअल यूजर कंडीशन, क्या डिफरेंस हो गए, क्या डिफरेंस हो गए, ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे क्या होगा, सुनना मेरी बात, वहाँ पे क्या था, जब से आपने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ली, ऑर्डर तो पहले से था आपके पास कि 12 महीने के अंदर इंपोर्ट करो, 90 डेज में एक्सपोर्ट कर दो, इंपोर्ट करने के बाद, यहाँ पे ऑर्डर तो है पहले से, यहाँ पे बोला कि अगर आपने डीएफआई लिया तो बेटा 12 महीने के अंदर आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट भी कर लो, समझना मेरी बात, वो कह रहा था मेरे पास तो कोई ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट बोल रही है कुछ सोच के तुमने डीएफआई लिया होगा, 12 महीने के अंदर इंपोर्ट भी करो एक्सपोर्ट भी कर, ठीक है, और अगर तेरे को नहीं मिल रहा कस्टमर, तेरे पास ऑर्डर नहीं है, फिर अपना ये जो तूने बेनिफिट लिया किसी और को ट्रांसफर कर दे, किसी और को ट्रांसफर कर ले, ठीक है, तो वहाँ पे क्या था कि 12 महीने का इंपोर्ट करो प्लस 12 महीने का बेनिफिट और मिल सकता है, वहाँ पे रिवैलिडेशन भी हो सकता है, यहाँ पे रिवैलिडेशन की कोई गुंजाइश, यहाँ पे बोला 12 महीने के अंदर इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट भी कर, खत्म कर बैठा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बोला हुआ, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, अगर आप क्वेश्चन बोलोगे, ये देखो इसमें टोटल 12 महीने, उसमें 12 मंथ्स प्लस 90 डेज था, अरे इस पे क्वेश्चन में तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ, डिस्कस द की सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एडवांस ऑपरेशन एंड डीएफआई, क्या बोल रहा है, इन बोथ डीएफआई एंड एडवांस ऑपरेशन, इन बोथ ऑफ, अच्छा एक बात और, यहाँ पे फ्यूल अलाउड था, यहाँ पे फ्यूल अलाउड नहीं, फ्यूल भी आप इंपोर्ट कर सकते हो, यहाँ पे फ्यूल अलाउड नहीं कर सकते, देखो मैंने क्या बोला, इंपोर्ट ऑफ इनपुट ऑयल एंड कैटलिस्ट व्हिच आर कंज्यूम्ड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, वैलिड पीरियड ऑफ बोथ द स्कीम इज 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, देखो ये गलत लिखा है, देखो मैं आपको बताऊं, पहली बात तो इंस्टीट्यूट को भी क्लियर नहीं है, इंस्टीट्यूट को भी क्लियर नहीं है, इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा है 12 महीने के अंदर आप इंपोर्ट कर लो प्लस 90 डेज में एक्सपोर्ट करो, जो कि गलत है वैसे, ये किसमें बोला था, एडवांस ऑपरेशन में बोला था कि 12 महीने में इंपोर्ट कर लो प्लस 90 डेज में एक्सपोर्ट कर लो, डीएफआई में बोल रहा है सारा काम 12 महीने में कर लो, तो ये कह रहा है 12 महीने सिमिलरिटी तो है ना, तो प्रैक्टिकल देखा जाए तो डिफरेंस है, प्रैक्टिकल देखा जाए तो डिफरेंस है, और ये है भी गलत, प्रैक्टिकली ये पूरा गलत है, ठीक है, बट अब आपको दिमाग लगाना, अब आपने जो इंस्टीट्यूट में चेक है वो आपको चेक करना है, वैलिडिटी पीरियड ऑफ बोथ द स्कीम इज 12 मंथ्स, देखा जाए तो डिफरेंस है भाई, बट ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो इनके पास सिमिलरिटीज कुछ मिली नहीं, तो इनको 12 महीने की सिमिलरिटी दिखेगी बस, और कोई सिमिलरिटी दिखे, अब डिफरेंस क्या हम देखते हैं, एडवांस ऑपरेशन इज नॉट ट्रांसफरेबल, डीएफआई इज ट्रांसफरेबल, ठीक है, एडवांस ऑपरेशन में 12% वैल्यूएशन या 20% है, बहुत ही बेटर, एडवांस ऑपरेशन में क्या है, एक्चुअल यूजर कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, मतलब वही यूज करेगा जिसने इंपोर्ट किया, तो डीएफआई के अंदर एक्चुअल यूजर कंडीशन नहीं, ठीक है, एडवांस ऑपरेशन के अंदर सियॉन नॉर्म की जरूरत नहीं है, लेकिन डीएफआई में जरूरत है, डीएफआई कैन नॉट बी इशूड वेयर सियॉन नॉर्म्स सियॉन प्रिस्क्राइब एक्चुअल यूजर कंडीशन, एडवांस ऑपरेशन कैन बी इशूड बट सियॉन ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नॉट फिक्स्ड, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि डीएफआई के अंदर सियॉन नॉर्म फिक्स नहीं है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट एडवांस ऑपरेशन में सियॉन नॉर्म फिक्स नहीं तो भी आप ले सकते हो, ठीक है, एडवांस ऑपरेशन के अंदर आपको सारी ड्यूटीज माफ है, बट डीएफआई के अंदर सिर्फ और सिर्फ बीसीडी माफ है, ये 5 पॉइंट है, ये 5 ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 द डिफरेंस ऑफ द एग्जाम, आपके टाइम से पूछा नहीं डिफरेंस, ठीक है, देखो एडवांस ऑपरेशन बिल्कुल सही लिखा है, एडवांस ऑपरेशन अरेंज मैनेजर वाले खुशी खुशी करवा रहे हैं, जो चाहिए वो स्क्रैप लाना है स्क्रैप भी ला, यहाँ पे स्क्रैप के बारे में डिफरेंस लिखा नहीं, बट ये भी डिफरेंस है, डीएफआई लव मैनेज की तरह, ये उसमें भाई करवा रहे हैं बहुत है मत, ठीक है, याद रखना ऐसे समझ मेरी बात, तो वहां पे क्या था, एडवांस ऑपरेशन में हमारा बेटा घर भी रहेगा, अरेंज मैनेजर घर भी रहेगा, डीएफआई में घर से बाहर भी निकाल सकते हैं, तो डीएफआई स्कीम ट्रांसफरेबल है, कोई ऐसे याद करके रखेगा, डीएफआई देखो मैं बताऊं वैसे तो हर एंगल से एडवांस ऑपरेशन बढ़िया है, डीएफआई में एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है कि भाई अगर आपने कोई सामान इंपोर्ट कर लिया और आप यूज नहीं कर पा रहे तो ट्रांसफर, बस इसलिए अच्छा बेनिफिट है डीएफआई, जो एडवांस ऑपरेशन नहीं, बाकी बाकी एडवांस ऑपरेशन आप ब्रश नहीं कर सकते, डीएफआई में कर सकते, बाकी सारा है ना, बाकी सारा का सारा बेनिफिट उसमें अच्छा एडवांस ऑपरेशन, बस बिना सीओ नॉर्म्स के सामान मंगा सकते हैं, यहाँ पे सीओ नॉर्म्स होना जरूरी है, तो बेनिफिट उसके वहां सारी ड्यूटी एग्जाम से यहाँ से बीसीडी है, कितना बड़ा फायदा हो गया ना, तो भाई वो बढ़िया 15% है 20% है, बट एक एक्स्ट्रा बेनिफिट डीएफआई में या ट्रांसफरेबल है आपके इनपुट्स, ठीक है, समझ में आएगा, कोई दिक्कत, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, तो 19 भी हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो आप रीड कर लीजिए, 18 आप करेंगे सेम एज इट इज होगी, ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ऑयल वगैरह की अलाउ नहीं होती, ऑयल वगैरह की अलाउ नहीं, इसको आप पढ़ लेना ना, क्वेश्चन नंबर 18 आप पढ़ लेना, 19 आपने कर लिया, अब आगे स्कीम पे पढ़ते हैं, देखो दो स्कीम तो हमने पढ़ी, कौन सी स्कीम, ड्यूटी एग्जाम का यहाँ पे ड्यूटी लगती है, एडवांस ऑपरेशन और डीएफआई ड्यूटी देनी नहीं पड़ती, अब दो स्कीम आती है, उसमें क्या अब जो स्कीम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ड्यूटी रेमिशन, रेमिशन का मतलब है कि आपको गवर्नमेंट रिफंड दे दिया, रेमिट कर दिया, एक बार आप पैसा दे चुके आपको रिफंड दे दिया, एग्जामिशन का मतलब लगी नहीं, रेमिशन का मतलब गवर्नमेंट आप एक बार दे चुके आपको रिफंड दे दिया, अब एक स्कीम है रोड टैक्स स्कीम, आपकी बार एग्जाम में मुझे रोड टैक्स का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लगता है, आप बोलते हर क्वेश्चन एक्सपेक्टेड लग रहा है, अरे देखो दो तीन क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एक डीएफआई और एडवांस ऑपरेशन डिफरेंस, एक रोड टैक्स स्कीम किन लोगों को एलिजिबल नहीं है, एक वो मैंने जो मेरा YouTube वीडियो उसमें भी बोला था, देखो भाई 24 में एक्सपेक्टेड लगा था क्वेश्चन, पर पूछा नहीं, अभी पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, तो देखो रोड टैक्स स्कीम क्या होती है, रोड टैक्स स्कीम क्या होती है, आसान है आपके भाई, क्वेश्चन बैंक करके चले जाओगे ना एग्जाम से पहले, बस सॉर्टेड अमाउंट, कोई इतना ही नहीं आपको करवा जितना लोग दिखाते हैं, देखो रोड टैक्स स्कीम क्या लिखा हुआ है, स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, इसकी फुल फॉर्म याद रखो, अपना एग्जीक्यूटिव रोड टैक्स जैसे शक्ल देख रहे हो भाई, रोड टैक्स क्या था, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रेमिशन का मतलब आपको वापस दे दिया गवर्नमेंट, माफ कर दिया, एग्जामिशन मतलब लिया ही नहीं आपसे, रेमिशन मतलब वापस दे दिया, ठीक है, अब सुनना मेरी बात, बेसिकली पहली स्कीम चलती थी एनईआईएस की, उस स्कीम में क्या होता था, ये स्कीम बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स को मिलती थी,
मैन्युफैक्चरर्स, रोड टैक्स स्कीम में मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, जो लोग सामान बनाते हैं ना उनके लिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखो मोदी जी की सिंपल सी प्लानिंग है, जब से मोदी जी सरकार में आए 2014 में चुनाव हुए, 15 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी पूरी रीड्राफ्ट हुई। गवर्नमेंट की क्लियर इंस्ट्रक्शन है, ऐसी पॉलिसी बनाओ कि वर्ल्ड में हमसे ज्यादा लिबरल पॉलिसी किसी की ना हो, वर्ल्ड में हमारे कंट्री से ज्यादा कुछ किसी भी देश के एक्सपोर्ट ना हो। मोदी जी क्लियर इंस्ट्रक्शन, जैसी सरकार आती है पूरे हर अपने हिसाब से चीजों को चलाती है। कोई पॉलिसी बदली भाई, पहले एमईआई स्कीम करती थी, उसमें गवर्नमेंट क्या करती थी, क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, उसमें सारे इंडिया के मेंबर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सब देश बैठते हैं और ट्रेड के बारे में बातें करते हैं। अब गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा स्कीम्स का बेनिफिट दे रखा था, ये स्कीम, बीएफआई स्कीम, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एमईआई स्कीम में क्या था, तो उसमें क्या था वो छोड़ो, मैन्युफैक्चरर्स को गवर्नमेंट इतना ज्यादा बेनिफिट दे रही थी, सीधा अगर आप मैन्युफैक्चर हो और आप ये बना एक्सपोर्ट करो, सीधा ये बेनिफिट, ऐसे फ्री में से चुनाव में फ्री में मोबाइल बांट दिया, लैपटॉप बांट दिया, ऐसे फ्री में बांट दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एतराज हुआ इस बात से, आपको बैकग्राउंड बताया मैंने, आपको पढ़ाने वाला नहीं था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस प्रॉब्लम हुई, इंडिया को सबके सामने बोला कि आप गलत कर रहे हो, ऐसे तो सिर्फ आप इतना बेनिफिट दे रहे हो कि आपके बंदे जितने में एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं ना, बाकी कंट्रीज के लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो गवर्नमेंट को लॉस बेयर करने के लिए रेडी थी फॉरेन करेंसी इंडिया में आ जाए। हम मतलब होता है कि अगर आपने कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी होती है ना, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी क्या होती है, आप अगर कोई चीज मार्केट में घुसना चाहते हो तो आप प्राइस इतनी कम कर दो अपने प्रोडक्ट की, लोग आपसे खरीद ले, आप चाहे तो थोड़ा सा नुकसान भी बेयर करना पड़ जाए तो कर लो, ठीक है। इसी तरीके से गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए इतना गिर चुकी है भाई, एक्सपोर्ट हो जाएगा कैसे, कुछ भी हो जाएगा एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो एमईआई स्कीम को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या बना रहा बंद कर रहा, मोदी जी बोले तुम्हारी बोले मैं बंद करा दूं, मोदी ने दूसरा वर्ल्ड ट्रेड निकाला, रोड टैक्स स्कीम। अब इस स्कीम में क्या बोला, रोड टैक्स स्कीम में क्या बोला कि भाई अब एमईआई को समझाने का मन तो है पर डिटेल में जाने का समय तो छोड़ो, तुम सिलेबस में नहीं है तो हट गए, स्कीम क्या बोली गवर्नमेंट ने, क्या बोला रोड टैक्स स्कीम। देखो भाई, कोई मैन्युफैक्चरर इंडिया में सामान बना के एक्सपोर्ट कर रहा है ना, अभी कोई मैन्युफैक्चरर है वो कोई सामान इंपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट ड्यूटी तो माफ है, एडवांस ऑथराइजेशन में डीएफआई में वो तो बेनिफिट नहीं, मतलब अभी इंडिया में कोई बंदा एक्सपोर्ट सामान बना के एक्सपोर्ट कर रहा है, बोले इंडिया में बेटा तेरा अगर 1 रुपए का भी टैक्स खर्चा हुआ है ना, 1 रुपए का भी टैक्स खर्चा हुआ है, तूने पानी का भी जमा कराया, लाइट का भी जमा कराया, उसमें टैक्स लगता है, लाइट के बिल पे सरचार्ज लगता है, टैक्स लगते हैं, सब माफ। मतलब गवर्नमेंट डायरेक्टली इंडायरेक्टली बेनिफिट देना चाहती है, गवर्नमेंट बोल रही है भाई अगर तू मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्ट कर रहा है, तेरा इंडिया में 1 रुपए का भी अगर तूने एक्सपोर्ट किया ना, जीएसटी का टैक्स दिया हो तो जीएसटी में तो रिफंड ले लेगा, और कोई सा भी टैक्स दिया ना, किसी भी प्रकार का टैक्स दिया, 1 रुपए तक वापस देंगे, तू बस एक्सपोर्ट कर, तू बस एक्सपोर्ट करना, 1 रुपए का भी अगर तूने टैक्स दिया तो रिफंड दे दे। रोड टैक्स स्कीम क्या है, ग्लोबली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, तो ये इस तरीके से स्कीम बनाई भाई, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली एक्सेप्ट हो गई हमारी स्कीम, दैट टैक्सेस एंड ड्यूटी शुड नॉट बी एक्सपोर्टेड। हमारा पर्पस क्या होगा, एक स्लोगन भी आपने देखा होगा, एक्सपोर्ट द गुड्स नॉट द टैक्सेस, तो इस तरीके से बनाई क्या कोई सा भी टैक्स एक्सपोर्ट ना हो, द स्कीम एम्स टू रिफंड सच ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स एज टू अदरवाइज बी नॉट रिफंडेबल अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ लॉ। जीएसटी का रिफंड मिलने का तो जीएसटी में प्रोविजन है, लाइट पे म्युनिसिपल टैक्स पे किया, इनका कोई प्रोविजन है नहीं, बोला बेटा और किसी लॉ में रिफंड मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, कहीं नहीं मिल रहा, रोड टैक्स देगा, ये ज्यादा बैठा है तुम्हारा भी जिंदा, रोड टैक्स देगा, कोई सा भी रिफंड हो सब रोड टैक्स, ठीक है, टेलेंट ठीक है, सब रोड टैक्स, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये रोड टैक्स स्कीम, जैसे बचपन में पापा साइकिल मांगते थे, आई यूज्ड टू साइकिल क्लास 6 में, आज बोल नहीं मम्मी नहीं रोड पे है, ज्यादा घरे ज्यादा बैठा भी जिंदा ज्यादा दिलाएगा, वही है रोड टैक्स, कहीं और से नहीं मिल रहा रोड टैक्स देगा, ठीक है। अगला पॉइंट, रोड टैक्स के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है आपको, आपने एक बार तो पैसा नहीं दिया, गवर्नमेंट पैसा नहीं देती आपको, ड्यूटी स्लिप्स देती है, ड्यूटी स्लिप्स। तो आईपीसी चैप्टर के अंदर आपने कम पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया था कि एग्जाम टर्नओवर के अंदर 4 चीजें ऐड होती हैं, 2 चीजें ऐड नहीं होती है आईपीसी चैप्टर के अंदर, तो जो चीजें ऐड नहीं होती उसमें मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस एंड सेल ऑफ ड्यूटी स्लिप्स। फिर मैंने कहा था एफटीपी का पॉइंट है, अभी सुनना मेरी बात, ड्यूटी स्लिप्स है क्या, ठीक है, ड्यूटी स्लिप्स है क्या, तो ध्यान से सुनो, मुझे तो एक्टिवा और साइकिल दोनों ज्यादा मिले, ठीक है। ड्यूटी स्लिप्स होता है भाई, गवर्नमेंट बोलती है आपने इंडिया में जितना भी टैक्स वगैरह दिया है ना उसका हम आपको रिफंड देंगे स्क्रिप्ट के फॉर्म में, ड्यूटी स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जैसे अपन क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करते हैं तो रिवॉर्ड पॉइंट यूज कर लेते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट्स होती हैं, आपको स्क्रिप्ट मिल गई, अब नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई सामान इंपोर्ट करोगे ना तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करने के बजाय वो स्क्रिप्ट को यूज कर लो, आप डायरेक्ट मनी फॉर्म में रिफंड ना देके स्क्रिप्ट दे दिया। अब आप बोलोगे सर कोई जैसे मैन्युफैक्चरर है, मैं बोल रहा हूं अरे भाई मैं कोई इंपोर्ट करता ही, मैं देश का एकदम होनहार नागरिक हूं, मैं इंडिया में ही सामान प्रोड्यूस करता हूं और उसको एक्सपोर्ट करता हूं, तो मैं इंपोर्ट करता ही तो मैं स्क्रिप्ट क्या करूं, व्हाई मोदी जी प्रमोटिंग इंपोर्ट, इंपोर्ट को क्यों प्रमोट कर रहे हो आप, आप ड्यूटी स्क्रिप्ट इंपोर्ट का यूज कर लेना, मुझे तो बात बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, स्क्रिप्ट को आप कह रहे हो इंपोर्ट का यूज करना, कोई आदमी इंपोर्ट नहीं कर रहा तो देश के घर की बात है, तो उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, किसी को बेच दो, जो आदमी इंपोर्ट कर रहा है उसको दे दो, उसको खरीदने में दिक्कत नहीं होगी, किसी को कैश देगा, डिपार्टमेंट को कैश देगा, स्क्रिप्ट दे देगा, उसको क्या दिक्कत है, आप उसको थोड़े 5-10% कम में बेच देना, खुश रहेगा, ठीक है। सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट पे जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी से बता रहे हैं, और इसलिए हम क्या बोलते हैं एग्जाम टर्नओवर के अंदर, वैसे एग्जाम सप्लाई है बट सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट एग्जाम टर्नओवर में काउंट नहीं होगा आईटीसी चैप्टर के हिसाब से, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस काउंट नहीं होगा, वैसे ही सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, सच ड्यूटी स्क्रिप्ट आर फ्री ट्रांसफरेबल, ठीक है। अगर आपको किसी और लॉ के अंदर आपको रिफंड मिलेगा तो सिर्फ आपको एक बार रिफंड मिलेगा, ऐसे नहीं जीएसटी का रिफंड रोटेट ले लो, आप ले लो ऐसा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इन एलिजिबल सप्लाई आइटम कैटेगरीज अंडर रोटेट स्प्लिट लगाओ, किन किन केसेस के अंदर आपको रोटेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, स्प्लिट लगाओ, ठीक है। आओ उधर रोटेट क्या होता है साहब, पहला इन एलिजिबल सप्लाई अंडर रोटेट, किन किन का बेनिफिट रोटेट का नहीं मिलेगा, आपको याद करनी पड़ेगी बाय हार्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन सेम एंड सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म, देखो भैया ऐसा बोल रहा है, आपने कोई सामान समझना इंपोर्ट किया और एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया, गवर्नमेंट बोल रही है भाई तूने क्या मैन्युफैक्चर कर दिया, रोड टैक्स की मैन्युफैक्चर को मिलती है, इसलिए मिलती है कि इंडिया में पहले खर्चा हुआ होगा, म्युनिसिपल टैक्स लगा होगा, लाइट खर्चा लगा होगा, फैक्ट्री जगह उसमें टैक्स वगैरह लगेंगे, बहुत सारे टैक्स होते हैं, तूने एज इट इज एक्सपोर्ट कर दिया, तेरा खर्चा क्या हुआ है, कौन सा तेरा लाइट लग गई, क्या लग गया भाई तेरा, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन सेम और सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म, तूने बनाया क्या है, एज इट इज तूने एक्सपोर्ट कर दिया, इस बात का रोड टैक्स कोई रोड टैक्स, ठीक है। एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट, दैट इज एक्सपोर्टिंग ओरिजिनेटिंग थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप थ्रू इंडिया, आपने क्या किया, किसी पर्सन को बोला कि भाई आपने सामान एक्सपोर्ट करना था यूएसए, आपने वो सामान मंगाया चाइना से, चाइना से आपने वो सामान मंगाया सपोज करो ऑस्ट्रेलिया से, आपने कोई सामान इंपोर्ट किया ऑस्ट्रेलिया से और एज इट इज यूएस को ट्रांसफर कर दिया, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे, सेम वैसे सामान जा रहा है इंडिया से होते हुए और कुछ नहीं हो रहा, गवर्नमेंट में कई बात का रोटेट क्या मैन्युफैक्चर कर दिया, ऐसा कौन से टैक्स दे दिए, कोई रोटेट,
एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट, दैट इज एक्सपोर्ट ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री में ट्रांसशिप होती है। ठीक, आगे देखो, एक्सपोर्ट प्रोडक्ट विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट, कई ऐसे होते हैं वहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स कर देती है बहुत ही मिनिमल, जैसे होता है ना कि हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गवर्नमेंट, कई ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, मतलब गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं करना चाहती। इंडिया में कभी होगी सामान, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, मतलब इट इज राइट, ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट सामान एक्सपोर्ट नहीं करना चाहती, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है गवर्नमेंट बोली बेटा जब हम एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं तो बेनिफिट क्यों नहीं है रोड टैक्स, रोड टैक्स बेनिफिट इसलिए देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो, जहां पे हम खुद एक्सपोर्ट को एनकरेज नहीं कर रहे हैं हम तुमको रोड टैक्स बेनिफिट क्यों देंगे। पहले तीन पॉइंट लॉजिक क्लियर है, तो रटना भी लॉजिक इजी होता है। तो आप अगर आप अपने किसी दोस्त से पूछेंगे उसे लॉजिक नहीं पता, सब रटे पड़े, रटने में चल रहा है एफटीपी रटो, एफटीपी रटो, एफटीपी रटो, एफटीपी कुछ रटना नहीं है भाई, तो मेरे पास समय की कमी है ना, एफटीपी को एकदम गहराई में ले जाओ। ठीक है, ले जाओ ना पहले वाले बैच 5 बार देखो इधर उधर ग्रुप में गाली देते एक आध बच्चे, मैंने छोड़। ठीक है, तो काम का कहने क्यों नहीं गहराई में ले जाओ। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं इधर उधर रिसर्च करता रहता हूं, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, मैं उसको लिंक कर पाता था भाई, इतना डिटेल में जाना भी क्योंकि मैं क्या काफी ज्यादा रिसर्च किया इन सब चीजों पे, मेरे को पता थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्ट विच आर रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड फॉर एक्सपोर्ट, अभी कोई प्रोडक्ट है जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, प्रोहिबिट कर रखा है, उस पे रोड टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, उस पे रोड टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, डीम एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डीम एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, डीम एक्सपोर्ट का बेनिफिट आपको ऑलरेडी दूसरे सेक्शन से मिल जाता है। अगर आप डीम एक्सपोर्ट करते हो ना, तो जितना भी डीम एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आप उस पर्सन को सामान दे रहे हो जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं, सप्लाई टू सेल्स यूनिट, ईओ यूनिट्स, आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, आप किसी को बोल रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, आप किसी को बोल रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए, दैट इज डीम एक्सपोर्ट, तो गवर्नमेंट आपको किसी दूसरे सेक्शन में बेनिफिट देगी, दैट इज डीम एक्सपोर्ट। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ो। सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय डीटीए यूनिट टू सेल्स यूनिट, ये बोल रहा है कि आपको डीम एक्सपोर्ट जैसे मिला, कोई डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर यूनिट इंडिया में वो सेल्स यूनिट को सामान दे रही है, कोई पॉइंट बढ़ाने वाली बात हुई है, कुछ नहीं हुआ, उसका बेनिफिट आपको गवर्नमेंट दूसरे तरीके से देती है, आप सारे रिफंड वगैरह जीएसटी अंदर आपको दिखा होगा, आपको दूसरे बेनिफिट देगी गवर्नमेंट, तो उसका बेनिफिट दूसरे सेक्शन से मिलता है, 894 वगैरह मिल जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड ईएचटी बीटीबी, ये ऐसी जगह है जहां पे ऑलरेडी सब कुछ ड्यूटी माफ होती है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनता है ना ईएचटी में ऑलरेडी ड्यूटी माफ होती है, तो वापस से रोड पे बेनिफिट मिलेगा। गुड्स व्हिच हैव बीन टेकन इनटू यूज आफ्टर मैन्युफैक्चर, इंडिया में यूज कर लिया मैन्युफैक्चर करने के बाद फिर एक्सपोर्ट करोगे तो फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, विदाउट टू यूज इंडिया होना चाहिए। ये पॉइंट आपको रटने हैं, समझने हैं, जैसे भी जितना समझना है। ठीक है, रटना रटो, परीक्षा आपको सारी सारी पॉइंट याद रखिए, 8 के 8, 5 नंबर का क्वेश्चन मुझे तो 8 लिख के आओ। ठीक है, आज का सर को डीप जाने की जरूरत है, लास्ट में बताओ सही समझ। आगे बढ़ो, इनएलिजिबल आइटम्स याद हो जाएगा, याद करो, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम, लास्ट टाइम इंपॉर्टेंट था, इस टाइम तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र में मेरे को है, अब ध्यान सुनो। अभी लास्ट पॉइंट में ये था कि आपने इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चर कर ली, उसको यूज कर लिया, फिर एक्सपोर्ट करो, यूज करना अलाउड है। ठीक है, तो प्लीज से ट्रिपल अल्फा बीटा गामा, तुम लोग हर यूट्यूब कमेंट नीचे ट्रिपल लिख रहे हो, लोग मैं पूछ रहे हैं ये है क्या, बाकी फैकल्टीज पूछ रही हैं ये है क्या ट्रिपल, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशन है, मैं नहीं समझ हर जगह ट्रिपल चालू कर दिया। ठीक है, चल आगे बढ़। अब एक लास्ट स्कीम आते हैं, अभी तक अपने 3 स्कीम देखी, एडवांस ऑथराइजेशन, ड्यूटी, डीएफआई ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन और रोड टैक्स इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्कीम आती है ईपीसीजी स्कीम, ईपीसीजी स्कीम। ठीक है, ईपीसीजी स्कीम, ठीक है, क्या बोलती है ईपीसीजी। अभी तुम्हारे लाइफ में ट्रिपल नंबर दिखा रहा हूं, कितने बच्चे लाइफ में ट्रिपल मुझे मालूम है ट्रिपल कहीं हो गया है, मेरे को क्या पता। मैंने पेट्रोल डलवाया ट्रिपल नंबर की एक्टिवा में, मैं जनरली 250-300 डलवाते हैं, इस दिन ऐसे आया दिमाग में, तो कितने डालूं, मैंने कहा 111, बस देखा क्या पागल आदमी। ठीक है, इधर आओ ईपीसीजी, ईपीसीजी स्कीम कार में 111 डलाओ तो बहुत ही बेवकूफ वाली बात है। ठीक है, ठीक है, मेरी नई कार में यही नंबर डलवा, मैं ट्रिपल 100 मैं सॉरी, चलो इधर देखो, इधर आओ। ठीक है, ध्यान से सुनना सा, ईपीसीजी स्कीम ये क्या बोलती है ईपीसीजी स्कीम, कुछ नहीं, लोकल स्कीम एकदम आसान है, ऐसे बोलती है ईपीसीजी स्कीम था कि अब जैसे सपोज करो हमारी क्लास अमित सोनी है, क्लास पढ़ने वाला बच्चा है अमित सोनी, अमित सोनी क्या कह रहा है कि साहब मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, गवर्नमेंट बोल रही डीजीएफटी ऑफिस में गया, डीजीएफटी बोल रहा है अमित बैठिए आप क्या लेंगे आप, मुझे कह रहा है अमित ने कहा कि ना मेरे को सामान बनाना, जो सामान बेचना चाहता हूं ना, उसके लिए मुझे मशीन इंपोर्ट करनी है, डीजीएफटी देखने लगे इसको, डीजीएफटी बारे में, क्योंकि अभी तक हमने जितनी स्कीम्स पढ़ी उसमें कोई सामान इनपुट वगैरह इंपोर्ट करते थे, रोड टैप में हमने जितने ड्यूटीज दिए इनपुट्स पे उन सबका हमें बेनिफिट मिलता था, डीएफआई हो गया, एडवांस ऑपरेशन इनपुट एग्जम्पशन थी, रोड टैप में आपको वापस से गवर्नमेंट पैसा दे रही थी, तो आपने इनपुट खर्चा किया, और मशीन के ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं आई थी अभी तक। ईपीसीजी इसने बोला कि सर मशीन बड़ी महंगी आती है, मेरे को मशीन इंपोर्ट करनी है, मशीन ड्यूटी बहुत ज्यादा है, तो दैट मैं सामान उस पे बनाऊं और एक्सपोर्ट कर सकूं। अभी गवर्नमेंट को कहने लगा देखो सर आपको दिक्कत क्या है, मशीन की जो परचेज वैल्यू है वो तो मैं ही पे करूंगा, आपको जो टैक्स मिल रहा था मशीन पे वो नहीं मिलेगा, बस ये तो है, आपकी जेब से तो जा नहीं रहा, और लॉजिक भी है कि मैं इस मशीन को एक्सपोर्ट के लिए काम ले लूंगा, अपने घर के लिए काम ले लूंगा। अब प्रैक्टिकली ये भी पॉसिबल नहीं था कि भैया हमेशा एक्सपोर्ट के लिए काम मिलेगा, तो इस तरीके से स्कीम बनानी थी, गवर्नमेंट का पर्पस सॉल्व हो गया। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है साहब आप लेके आइए मशीन, हम आपसे ड्यूटी नहीं लेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। ठीक है, शर्तें ये थी कि आप मशीन सपोज करो कोई मशीन लेके आए जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की ड्यूटी माफ हो गया, मशीन कितने की थी उससे मतलब नहीं है, 1 करोड़ रुपए की ड्यूटी वेस्ट कर दी डिपार्टमेंट ने अपनी। ठीक है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए की ड्यूटी वेस्ट कर दी, डिपार्टमेंट कह रहा है कि अगले 6 सालों के अंदर आपको 6 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा इस मशीन के कारण। सपोज करो आप एज ऑफ नाउ हर साल 10 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट करते हैं, डिपार्टमेंट कह रहा है जो आप नॉर्मली एक्सपोर्ट करते हो वो तो करना है ही, उसमें डाउट ही नहीं। अब आप एक्स्ट्रा मशीन वाला है, आपकी मम्मी बोलती है ना, बोलते हो कि मुझे लैपटॉप दिला दो, आप 10th क्लास में पढ़ते हो, 9th क्लास, मुझे लैपटॉप दिला दो, मुझे पढ़ाई पे चाहिए, मम्मी कहती है बेटा 80% नंबर आ रहे हैं वो तो है ही, अब लैपटॉप के कारण कितने एक्स्ट्रा लाए वो देखने की बात है, अब तो लैपटॉप के कारण 85 टच करता है 90 टच करता है वो देखने की बात है। डिपार्टमेंट कह रहा है जो तू अभी एक्सपोर्ट कर रहा है भाई वो तो है ही, अब मशीन के कारण तेरे को एडिशनल 6 करोड़ रुपए का और एक्सपोर्ट करना है 6 टाइम इन नेक्स्ट 6 इयर्स। जैसे आपने ऐसा कर दिया अमित जी, तो अब आपके ऊपर अब आप भले उस मशीन को इंडिया में यूज कर लो, ऐसा कैसे इंडिया में यूज करना अलाउड है, इंडिया में आपको यूज करना अलाउड है,
बट आपको अगर आपने इस पे भी एक पॉइंट है, मैं आपको उस पे भी लेके जाऊंगा कि अगर कोई मशीन आपने इंपोर्ट करने के लिए मंगवाई, सॉरी, अगर आपने कोई मशीन इंपोर्ट करी जिससे आप सामान मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट कर सको, अगर आपने कोई मशीन इंपोर्ट करी जिससे आप सामान मैन्युफैक्चर करोगे, उसको एक्सपोर्ट कर दोगे, इसको सामान को एक्सपोर्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने मशीन मंगवाई तो क्या बनाती है, कैलकुलेटर बनाती है। मशीन आई, मशीन की गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं है, उस मशीन से मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर बनाता हूँ और कैलकुलेटर एक्सपोर्ट करता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा ईपीसीसी मेथड लिस्ट, पर गवर्नमेंट ने जितनी की ड्यूटी वेस्ट करी ना, पर 6 गुना रेवेन्यू आप जनरेट करके दो, एडिशनल रेवेन्यू जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट है वो तो है, इसके अलावा एडिशनल 6 टाइम्स और एक्सपोर्ट करके दो इन नेक्स्ट 6 ठीक है, ठीक है भाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या बोला, इंपोर्ट अंडर ईपीसीसी स्कीम शैल बी सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेस, जितना भी आपका ड्यूटी टैक्स सेस जो बचा आपका, उसका है साल के अंदर 6 गुना रेवेन्यू जनरेट करके, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल है कि आप कोई मशीन इंपोर्ट कर सकते हो जिसका कोई कस्टमर देने की जरूरत नहीं, आईजीएसटी वगैरह सब एग्जाम हो जाएगा। ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर 24 मंथ, जब से आपको ईपीसीसी का बेनिफिट मिला उसके 24 महीने के अंदर मशीन मंगवा लो, ठीक है। एडवांस ऑपरेशन में 12 महीने था, 12 महीने के अंदर आपको इंपोर्ट करना था, 90 दिन के अंदर एक्सपोर्ट करना था। डीएफआई के अंदर पूरा प्रोसीजर 12 महीने का था, ईपीसीसी में 24 मंथ के अंदर इंपोर्ट कर लो, फिर इसको बनाएंगे नहीं वापस। एडवांस ऑपरेशन में रीवैलिडेशन की गुंजाइश नहीं, डीएफआई में भी नहीं थी और ईपीसीसी में भी नहीं थी, ठीक है। ये मशीन एक्चुअल यूजर कंडीशन के लिए है, आप अगर सामान ला रहे हो तो आपके लिए मशीन आप किसी और को दे नहीं सकते, ठीक है। ये अपन देखा, ठीक है। टोटल 6 टाइम इन ऑल 6 इयर्स, अगले 6 सालों में 6 गुना, ऐसे नहीं कि हर साल का 6 गुना नहीं, अगले 6 सालों में 6 गुना आपको बेनिफिट देना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर कोई पर्सन, सपोज करो इस पर्सन ने अमित ने कोई मशीन इंपोर्ट करी जिसमें 1 करोड़ की ड्यूटी बच गई, डिपार्टमेंट करे अगले 6 सालों में 6 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके, ठीक है। पर अब अमित ने क्या करा, अगले 3 सालों के अंदर 3 इयर्स के अंदर 75% टारगेट अचीव कर लिया, मतलब 6 साल में 6 करोड़ अचीव करना चाहिए था, इसने 3 साल में 4.5 करोड़ या उससे ऊपर रेवेन्यू जनरेट करके दे दिया एक्स्ट्रा 3 सालों में, आधे टाइम में 75% अचीवमेंट। गवर्नमेंट के बस का भाई बुलाएगा क्या, इतना कैसे करवाया तू, चल अगर तूने 3 सालों के अंदर 75% टारगेट अचीव कर लिया तो तेरा वो 6 साल का जो ऑब्लिगेशन है वो माफ हो जाएगा। जैसा ना 6 इयर्स के अंदर 6 टाइम्स अचीव करके दो, तो अगर तूने 3 सालों के अंदर हाफ इयर्स के अंदर 75% परफॉर्मेंस दिखा दी तो फ्री है आराम से, अब तेरे को ये वाला ऑब्लिगेशन सोचने की जरूरत नहीं है 6 साल में चाहिए, क्योंकि वो 6 साल में 6 टाइम वो तो बाय डिफॉल्ट कर ही लेगा भाई, जब आगे टाइम में 75% अचीव कर लिया तो बचे वाले टाइम में 25% करेंगे, गवर्नमेंट का हम देखेंगे नहीं, फ्री है वो हमारे पास, ठीक है, ठीक फ्री है। यहां पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ इंडिजिनियस सोर्सिंग ऑफ कैपिटल गुड्स, जो भी है टाइटल में, इसमें लिखा हुआ है 25% लेस देन यू मेंशन अबव, यू विल बी 4.5 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड ऑन सच कैपिटल एक्टिविटी, कुल मिलाकर आपको लिखना है, देखो एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मतलब जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो अंडर ईपीसीसी स्कीम इज द एवरेज लेवल ऑफ एक्सपोर्ट made by the applicant preceding 3 licensing year for the same and similar product, it has to be achieved within overall EU period. EU export order obligation shall be fulfilled every financial year till export obligation is completed. देखो कुल मिला के बात है कि हर साल आपको सामान एक्सपोर्ट करना है और टोटल मिला के 6 सालों में 6 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने 3 सालों के अंदर 75% टारगेट अचीव कर लिया, 3 सालों के अंदर 75% टारगेट अचीव कर लिया, मतलब 6 टाइम्स की जगह 4.5 टाइम्स अचीव कर लिया 3 सालों के अंदर, तो आप फ्री हो गए, आपके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, फिर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, क्लियर है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक बात ईपीसीसी में और क्या क्या लिखा हुआ है ईपीसीसी के अंदर, अगर आप कोई कैपिटल गुड्स अनअसेंबल्ड फॉर्म में लाना चाहते हो, सीकेडी एसकेडी, ठीक है, सीकेडी एसकेडी का फॉर्म क्या है, सीकेडी एसकेडी फॉर्म कंप्लीटली नॉक डाउन सेमी नॉक डाउन, मतलब अनअसेंबल्ड फॉर्म में अगर आप लेके आना चाहते हो, ठीक है, अनअसेंबल्ड फॉर्म में अगर आप लेके आना चाहते हो तो क्या ला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर दोनों सीकेडी रीजन दिखा रहे थे, सीकेडी एसकेडी कंप्लीटली नॉक डाउन एंड सेमी नॉक डाउन, सही समझा है ना। अगर आप कोई सामान सीकेडी एसकेडी फॉर्म में लाना चाहते हो ला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर 6 टाइम्स कितने टाइम में अचीव करना है, ओहो फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना ईपीसीसी का, ध्यान से। अमित ने कोई मशीन इंपोर्ट करी जिसमें 50 लाख की ड्यूटी सेव है, 50 लाख की ड्यूटी सेव है, गवर्नमेंट कहती है इस मशीन के कारण अब आपको 50 लाख की अगर हमने ड्यूटी आपकी माफ करी ना तो आप उसका 6 टाइम्स मतलब 3 करोड़ आप रेवेन्यू जनरेट करके दोगे, एक्सपोर्ट करके दोगे इन नेक्स्ट 6 इयर्स, जितनी ड्यूटी सेव करी उसका 6 टाइम्स इन नेक्स्ट 6 इयर्स। पर अगर अमित ने क्या बोला, अगर अमित ने 1.5 करोड़ रुपीस मतलब 3 मतलब नहीं, अगर अमित ने 75% टारगेट मतलब 50 लाख मतलब 6 करोड़ रुपए, फिर से रिपीट करता हूं, कितनी की ड्यूटी सेव करी, 50 लाख की ड्यूटी सेव करी, कितना कमा के देना चाहिए था, 3 करोड़ रुपए कमा के देना चाहिए था गवर्नमेंट, कितने टाइम 6 इयर्स। अब जितना कमा के देना चाहिए था उसका 75% तो 3 करोड़ का 75%, 3 करोड़ का 75%, ठीक है, कितना हो गया, 3 करोड़ का 75 2 करोड़ हो गया, 3 करोड़ का 75 2 नहीं होगा, 3 into 0.75 2.25 करोड़ जितना अचीव करना है अगले 6 सालों में, अगर उसका 75% अचीव कर लिया 3 सालों के अंदर नेक्स्ट 3 इयर्स, तो फिर आपको ये वाली कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत है। कंडीशन क्या थी कि अगले 6 सालों के अंदर 3 करोड़ कमा के देना है, वो फुलफिल करने की जरूरत नहीं है अगर आपने 3 सालों के अंदर 75% टारगेट अचीव कर लिया, बस इतना याद रखना। अब सही, ठीक है, अब क्वेश्चन पे आओ, ईपीसीसी क्वेश्चन पे आओ। ये पहले देखो, which exporter are eligible for EPCG benefit, तो मैन्युफैक्चरर हो, मशीन वो यूज करेगा मैन्युफैक्चरर, तो मर्चेंट एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर क्या होता है, ध्यान से सुना, मैं एकेजी मैं एक्सपोर्ट करता हूं कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर मतलब किससे खरीदता हूं, कैलकुलेटर मैं खरीदता हूं वैभव से, वैभव से कैलकुलेटर खरीदता हूं। अब होता क्या है सुनना, ध्यान सभी लोग मर्चेंट एक्सपोर्टर में थोड़ा प्रकाश डालते हैं, आज पुटिंग लाइट है, मर्चेंट एक्सपोर्टर मैं वैभव से कैलकुलेटर खरीदता हूं, वैभव मेरे कैलकुलेटर बनाता है और एक्सपोर्ट मैं करता हूं, ठीक है, मतलब मेन पिक्चर में मैं हूं, एक्सपोर्टर से कॉन्ट्रैक्ट मेरा होता है, जो भी सामान मेरे से खरीदता है फॉरेन पर्सन, मेन पिक्चर में एक्सपोर्टर मैं हूं, जो इंपोर्टर फॉरेन कंट्री के अंदर मेरे से बात करता है, मैं बनवाता हूं वैभव से हूं। तो गवर्नमेंट ने मर्चेंट एक्सपोर्टर में बोला है कि भाई देखो, अगर मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर मतलब गवर्नमेंट मेरे को बोलती है आप वैभव से सामान खरीदोगे, वैभव आपके ऊपर जीएसटी लगाएगा, फिर आप उस जीएसटी का क्रेडिट लोगे, नाटक होगा। एक काम करते हैं, वैभव जो आपको सामान दे रहा है उसको 0.1% जीएसटी टैक्स लगाएं। अब आप कोई बेनिफिट देते हैं, आप चाहो तो वैभव से कुछ सामान मंगवा के एक्सपोर्ट कर दो, आप चाहो तो वैभव को बोल दो डायरेक्टली वैभव पोर्ट पे जाएगा। ऑल मर्चेंट एक्सपोर्ट जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में डिटेल में नहीं है, लेकिन इस पे डिटेल कांसेप्ट है मर्चेंट एक्सपोर्ट का प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल हमारे सिलेबस में नहीं बताएगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने बोल दिया मेरे को कि अगर आप मर्चेंट एक्सपोर्ट के अंदर रजिस्टर हो, मर्चेंट एक्सपोर्टर वगैरह, तो आप अपने सप्लायर को बोल सकते हो वो भी डायरेक्ट पोर्ट में पहुंचा सकता है सामान, बस 0.1% जीएसटी देना पड़ेगा, उसका भी मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, उसका भी मेरे को क्रेडिट मिलेगा। पॉइंट क्या है कि अगर मैं कैलकुलेटर बनाता हूं, मैंने एक मशीन मंगवाई, कैलकुलेटर बनाने के लिए वैभव को दे दी मशीन, वैभव भाई आप बनाओ कि मेरे कैलकुलेटर को आप भी बनाते हो, गवर्नमेंट ने अलाउड है ईपीसीसी। तो अगर कोई पर्सन खुद मैन्युफैक्चरर है उसको भी अलाउड है, कोई मर्चेंट एक्सपोर्टर है जिसने किसी के साथ टाई अप कर रखा है सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर के साथ, उसको दे दो, आपको भी कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर्विस प्रोवाइडर इंक्लूडिंग
एपीसीजीज। फॉलोइंग कैपिटल गुड्स आर एलिजिबल फॉर ईपीसीजीज। तो रिमेंबर 18 का क्वेश्चन पुरानी पुरानी एफटीबी में था मतलब, ठीक है। तो वहां पे थोड़ी ज्यादा डिटेल दिया था। इन्होंने बोला कोई मशीन सीकेडीएस के फॉर्म में अनअसेंबल या सेमी असेंबल तो चलेगी। कंप्यूटर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर व्हिच आर पार्ट ऑफ कैपिटल गुड्स बीइंग इंपोर्टेड मंगा सकते हो। स्पेयर टूल मॉडल भी मंगा सकते हो। कैटलिस्ट फॉर इनिशियल चैप्टर बैठने वाले वैसे आएगा नहीं क्योंकि पुराना क्वेश्चन, ठीक है। कोई सेकंड हैंड मशीन मंगाने को अलाउड नहीं, सेकंड हैंड मशीन अलाउड, ठीक है। आगे सुनने का ये वाला क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ ईपीसी स्कीम, व्हिच टाइप ऑफ कैपिटल गुड्स कैन नॉट बी इंपोर्टेड अंडर सच स्कीम। तो आपने बोला कि आप सामान मंगवा सकते हो जीरो कस्टम ड्यूटी पे करके टू फुलफिल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, जो भी आपको एक्सपोर्ट करना है उसके लिए आपको मशीन मंगवानी है, कोई कस्टम ड्यूटी मत दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आईजीएसटी वगैरह सब माफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको साफ साफ लिखना है इन केस ऑफ आईजीएसटी आपको पूरा पूरा माफ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, क्लियर है। 6 टाइम्स पर किसका करना है, जितनी ड्यूटी सेव होगी उसका। इन केस ऑफ आईजीएसटी आर पेड इन कैश ऑन इंपोर्टेड अंडर ईपीसीजी, इंसिडेंस ऑफ सच आईजीएसटी वुड नॉट बी टेकन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ दैट ड्यूटी सेव। ये बोल रहा है कि अगर आपने आईजीएसटी पे कर दिया, अगर आपने आईजीएसटी पे कर दिया, वैसे करना ही नहीं, अगर आपने आईजीएसटी पे नहीं करा, बीसीडी पे नहीं करा, आईजीएसटी पे नहीं करा, तो जितना भी टोटल ड्यूटी सेव करी आप उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। तो अगर आपने आईजीएसटी पे कर दिया 6 टाइम्स के अंदर वो काम नहीं होगा। लॉजिकल सी बात है भाई, ये बोल रहा है जितनी ड्यूटी सेव करी आप, ध्यान से देखिएगा, बस खत्म हो जाएगा, इधर ड्यूटी सेव जो करी उसका 6 टाइम आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है। तो अगर आपने आईजीएसटी पे कर दिया तो सेव ना हुआ, तो फिर उसका 6 टाइम मत करें, वो 6 टाइम करेंगे। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ आइटम व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट शैल बी परमिटेड अंडर ईपीसीजी स्कीम। अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, सब ठीक है। तो फालतू की बात है, इसलिए मैंने मार्क कर रखा है, यहां से काम कीजिए। ऑथराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर इंपोर्ट फॉर 24 मंथ्स, और आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है इक्वल टू 6 टाइम ऑफ ड्यूटी सेस जितना भी सेव किया आपने फुलफिल इन नेक्स्ट 6 ईयर्स। कौन कौन से सामान आप मंगा सकते हो आप इस क्वेश्चन का पढ़ के जाना। एडिट नहीं, थोड़ा थोड़ा मिला के कोई नंबर मिलेगा, कोई नंबर मिलता है ऐसा कुछ, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाह रही हूं क्वेश्चन नंबर 20 ईपीसी खत्म। अब आपकी 4 विचार स्कीम का खत्म, ठीक है। 4 विचार स्कीम का खत्म, क्वेश्चन स्कीम से ही आएगा 80% चांसेस होते हैं। जैसे आपकी बात अगर आप आरटीबी देखोगे तो रोटेट के क्वेश्चन, आपकी बात जब आरटीबी देखोगे, आरटीबी 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 अगर आप देखोगे कराई था आपके साथ, देखो विद रेफरेंस टू द एफटीपी एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ रोटेट। रोटेट स्कीम के फीचर लगाने एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन से आइटम्स एलिजिबल नहीं है रोटेट, रोटेट में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए स्कीम है, रिफंड मिल जाता है जितने भी इंडिया में ड्यूटी वगैरह दी है आपने, फीचर्स क्या है, रिबेट मिलती है, डिस्कस के फॉर्म में मिलती है, ट्रांसफरेबल होती है वो, है ना, और किसी दूसरे लॉ में अगर बेनिफिट देखोगे तो यहां बेनिफिट नहीं मिलता, ये सब है। आप इसको पढ़ के चलिए, ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि रोटेट में किसका बेनिफिट नहीं मिलता, किन लोगों को इंपॉर्टेंट है, तो देखना, ठीक है। अब कुछ टर्म्स हैं बेसिक से, एक दो चार दो और समझो फटाफट, स्कीम खत्म हो गई। टर्म्स क्या क्या है ध्यान से सुनना। एक टर्म होती है टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ठीक है। मे 24 का क्वेश्चन अजीब है, वो क्वेश्चन अजीब है, मैं बोला ना एफटीपी का क्वेश्चन हो सकता है लग जाए, हो सकता नहीं लगे, क्योंकि एफटीपी बहुत बड़ी है, वो क्वेश्चन अजीब है। क्या है, अंडर एफटीपी व्हाट डज द नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान एम टू अचीव, एलिमिनेटेड ट्रेड फैसिलिटेशन मेथड विच आर प्रोवाइडेड अंडर एफटीपी। प्लान क्या है, प्लान ये एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल हो, ये कुछ होगा, ये आंसर होगा, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, उसमें आपसे डीम एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आप ईयू ईएचटी को सामान देते हो, कोई पर्सन ऐसे पर्सन को सप्लाई करता है जिसने ईपीसी का ऑथराइजेशन ले रखा हो, जैसे मान के चलो मैं हूं, तो मैंने सोचा ईपीसी का बेनिफिट ले रखा है, कोई मेरे को सप्लाई कर रहा है, वो डीम एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डीम एक्सपोर्ट का मतलब बताओ, जरूर नहीं कि अपने ईयू यूनिट्स को ईएचटी को सप्लाई किया, कोई पर्सन एडवांस ऑथराइजेशन में बेनिफिट ले रहा है, जैसे मैं इंपोर्ट करता हूं सामान एडवांस ऑथराइजेशन, मैं इंडिया में किसी को सामान परचेज करता हूं, ये समझ देखो भाई, मैंने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम ले रखी, एक्सपोर्टर हूं मैं किससे सामान परचेज कर रहा हूं, जो मेरे को सामान बेचा है वो डीम एक्सपोर्ट है, क्योंकि वो मेरे को सामान बेच रहा है, एक्सपोर्ट करने वाला हूं, तो वो मेरे को बेच रहा है, वो डीम एक्सपोर्ट हो गया ना भाई। जैसे अपन सेल्स यूनिट को सामान बेचते हैं, डीम एक्सपोर्ट बोलते हैं, क्यों, क्योंकि सेल्स यूनिट एक्सपोर्ट करने वाली है, डीम एक्सपोर्ट क्या होता है वो देखो। अच्छा ईएचटी के अंदर एक पॉइंट रह गया भाई, 4.5 टाइम्स वाला दिखाई क्या बोला, हां ये वाला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, 4.5 टाइम्स वाला एक पॉइंट रह गया, मैं आपको बता दूं है कि नहीं है नहीं पता नहीं, लेकिन आप सुन लो अपनी बात, ये क्या बोलता है ध्यान से सुनना सभी लोग। ई क्या बोलता है, कौन सी स्कीम, ईपीसी है ना, कैपिटल गुड्स स्कीम। हमने क्या बोला था, जितनी ड्यूटी सेव हुई उसका 6 टाइम्स रेवेन्यू जनरेट करके दो एक्स्ट्रा, जो अभी कर रहे हो तो है मशीन के कारण 6 टाइम और रेवेन्यू जनरेट करके। मम्मी ने आपको लैपटॉप दिलाया 10% नंबर और डाल के, बेस्ट वाली बात है, जितनी ड्यूटी सेव हुई उसका 6 टाइम और करो। अभी अमित सोनी क्या बोल रहा है कि आपने ये तो कह दिया कि मैं कोई मशीन इंपोर्ट करूंगा, जितनी ड्यूटी सेव हुई उसका 6 टाइम मेरे को रेवेन्यू जनरेट करके देना है गवर्नमेंट का, बिल्कुल। अमित कह रहा है अगर मैं ये मशीन इंडिया में ही परचेज कर लूं, इंडिया में ही किससे परचेज कर लूं, है ना, तो मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। इंपोर्ट के केस में आपने कह दिया ड्यूटी मत, इंडिया में तो जीएसटी देना पड़ेगा, वो भी माफ कर दो। तो इससे अच्छा मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करूंगा ही नहीं, इंपोर्ट क्यों करूं मैं, इंपोर्ट में आप मेरी ड्यूटी माफ कर रहे हो, तो ऐसा भी तो करो कि मैं इंडिया में किसी मशीन परचेज करूं तो वो भी माफ कर दो आप, गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो और फिर इंडिया में मशीन परचेज कर रहे हो, तो जितनी ड्यूटी सेव हुई उसका 4.5 टाइम्स आपको कमा के देना है। इंपोर्ट के केस में 6 टाइम्स या 4.5 टाइम्स। अब यहां कम क्यों, भाई देखो गवर्नमेंट चाहेगी ना कि बंदा इंपोर्ट ना करे, इंडिया से परचेज कर ले मशीन। इंपोर्ट के केस में तो फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जा रही है, तो वहां पे 6 टाइम्स रखा, यहां पे 4.5 टाइम्स रखा, ये आपसे 4.5 टाइम्स कमा के दोगे तो भी चलेगा। इंपोर्ट के केस में क्या था कि अगर आप 6 टाइम्स का 75% अगले 3 सालों में अचीव करते देखोगे तो फिर बात खत्म। यहां पे 4.5 टाइम, वहां पे क्या था कि आपको 4.5 टाइम्स अचीव कर लो 3 साल में, तो बात खत्म। या तो 6 टाइम्स अचीव करो 6 साल या 4.5 टाइम्स अचीव करो 3 साल। यहां पे 4.5 टाइम्स अचीव करना है अगले 6 साल, इंपोर्ट के केस। यहां पे 4.5 टाइम्स अचीव करना है अगले 6 साल, अगर आप इंडिया में मशीन परचेज करते हो, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डीम एक्सपोर्ट क्या मानेंगे, बुक में लिखा हुआ है डीम एक्सपोर्ट पे पार्टी जाना, डीम एक्सपोर्ट यहां से भी लोकल क्वेश्चन बन जाए। अब क्या क्या ध्यान रखना है आपको, अभी काम करना, जितने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए वो तो है, वो तो इंपॉर्टेंट है, अब कई लोकल क्वेश्चन दिए। एक मैंने आपको एक टर्म बताया टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ये क्या होता है, दो तीन टर्म्स सुन लो, एक सैंपल के बारे में जानकारी दूंगा, बस 5 मिनट हो, एक टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के बारे में जानकारी दूंगा, बस 5 मिनट, 5 मिनट। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाना चाहते हो, सोचा था 1.5 घंटे में निपटा दूंगा, ठीक है। सुनो मेरे, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस क्या होता है, जैसे अपने देश के अंदर कई ऐसी जगह होती है जो एक्सेप्शनली अलग ही चल रही है दुनिया में। जैसे आपने देखा आदिवासी हेयर ऑयल, वो एक गांव के लोग ही
तेल बना बना के बेच रहे हैं, अलग डेडिकेशन। ऐसे कहते हैं यहाँ के लोग तो ऐसे होते हैं, यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के लोग, तो गुजरात में जैसे कई ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे टाउन है जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे देश में, ठीक है, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, मतलब छोटा सा एरिया है लेकिन भाई साहब सारे लोग लगे हुए मैन्युफैक्चरिंग में, सभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा होता है ना कि एक जने को लाइन मिली, सबको लाइन में पकड़वा दी, चलो भैया सभी एक्सपोर्ट कर रहे हो, पूरा पूरा गाँव में वही काम कर रहा है। जैसे मैं भी जिस स्कूल में पढ़ता था, पूरा मोहल्ला स्कूल में जाने लग गया, मैं जिस ट्यूशन में गया 10th में 11th में पूरा गाँव उसमें जाने लग गया, तो टाउन ऑफ एक्सपोर्ट में पूरा गाँव एक्सपोर्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट के भाई साहब इस जगह कोई स्पेशल अटेंशन दो, इनको स्पेशल प्रिविलेज दो, टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस, ठीक है। तो कुछ गवर्नमेंट क्या करती है, एरिया पे पूरा फोकस करती है। गुजरात में जामनगर है, जामनगर अलग एक्सपोर्ट करता है भाई, गवर्नमेंट स्पेशल एम्फेसिस करती है, बस इतना याद रखना है, ठीक है, ठीक है। वो जिस ट्यूशन में जा रही है पूरा गाँव ट्यूशन में जा रहा है ना, वैसा बात। चलिए आगे सुनना मेरी बात, फिर सैंपल वाला पॉइंट आता है। सैंपल इन्होंने क्या बोला, सैंपल के लिए बताता हूँ, तो नहीं क्या वो देख लो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सब बताने की जरूरत है नहीं। हाँ, टाउन ऑफ एक्सपोर्टेशन का मतलब पता है? अच्छा एक बात और सुना, एक बात और बस, जैसे जामनगर में गवर्नमेंट रिफाइनरी बना दी स्पेशल अटेंशन, मैंने क्या बताया था, ईपीसीजी के अंदर जितना भी ड्यूटी सेव हुआ अगले 6 साल के अंदर फिक्स टाइम अचीव करके देना है, और 3 सालों के अंदर 75% अचीव करके दे दो। 24 मंथ्स के अंदर मशीन इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सेकंड हैंड दूसरी मशीन अगर आप मंगा रहे हो, सेकंड हैंड मशीन वो नहीं चलेगी, सेकंड हैंड मशीन नहीं चलेगी, सेकंड हैंड मशीन नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, सेकंड हैंड मशीन नहीं चलेगी। और परमिशन तो गवर्नमेंट देती ना रिफाइनरी लगाने की, ठीक है, सेकंड हैंड मशीन भले हमारी रिफाइनरी परमिशन सरकार से मिलती है। दूसरा, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कोई मशीन इंपोर्ट कर रहे हो, मशीन इंपोर्टेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, देख लेना क्वेश्चन अगर दे रखा हो या नहीं दे रखा, नहीं दे रखा, ठीक है, पर सेकंड हैंड मशीन का ध्यान रखना, सेकंड हैंड मशीन इंपोर्ट नहीं कर सकते, और कोई मशीन आप इंपोर्ट कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए काम में आएगी, वो भी इंपोर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, खैर ना डिटेल में जाने की जरूरत है, ठीक। अब सुना, अब ध्यान से सुना, आपने कोई मशीन इंपोर्ट कर ली, मशीन उस पर ईपीसी का बेनिफिट ले लिया, इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहते हो। अब आप उस मशीन को इंडिया में यूज करना चाहते हो, इंडिया के लिए डोमेस्टिकली सेल करने के लिए यूज करना चाहते हो, तो उसका एक कस्टम के अंदर पॉइंट था, कस्टम के अंदर एक टॉपिक था, मैं आपको दिखाता हूं वो कैसे करेंगे, तो लिंक करवा रहा हूं बेसिकली आपको थोड़ा सा दिखाता हूं। आपने कस्टम का रिफंड देख लिया, तो छोटे में जाना, छोटे छोटे से वीडियो डाल रखे मैंने आप लोगों के चैनल पे, आप लोगों के ड्राइव में, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन दिखाता हूं, समरी बुक के अंदर भी है, क्वेश्चन भी है, ये देखो, कस्टम क्लियरेंस ऑन एक्सपीरियंस, पेज नंबर 2.4, कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरेंस ऑफ कैपिटल गुड्स, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम ड्यूटी एंड क्लियरेंस ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक शायद मैंने आपको क्लास में नहीं बताया होगा क्योंकि एफटीपी से थोड़ा सा लिंक था। ध्यान सुनो, आपने कोई मशीन इंपोर्ट कर ली ड्यूटी फ्री, एक्सपोर्ट के काम में आ रही है, अब एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गया, अब आप उस मशीन को इंडिया में यूज करोगे, फेंकोगे थोड़ी। सवाल आता है कि भाई इस मशीन को अब आप इंडिया में काम में लोगे, तो गवर्नमेंट बोले भाई आप ड्यूटी दो, सवाल आता है कि पूरी ड्यूटी दें क्या, सपोज करो 1 करोड़ ड्यूटी माफ हुई थी, हमने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, 6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर दिया, सब हो गया, अब इस मशीन में इंडिया में काम लेना चाहते हो, गवर्नमेंट ड्यूटी दो, मैंने कहा बदतमीजी हो गई, वापस से पूरे 1 करोड़ ड्यूटी लोगे, हमको फायदा क्या हुआ, हमको फायदा क्या हुआ, इतना सब कुछ एक्सपोर्ट करे तो मान लीजिए, तो फायदा क्या हुआ। गवर्नमेंट बोली ठीक है एक काम करते हैं, हम आपको थोड़ा बेनिफिट देते हैं, अगर आपने कोई नई मशीन खरीदी, पहला ही साल है, फर्स्ट ईयर, सपोज करो पहला साल है और आपने एक क्वार्टर उसको एक्सपोर्ट के लिए यूज कर लिया, तो अब जितनी ड्यूटी बनती है ना उसका हम आपसे 96% लेंगे, मतलब पहला साल है तो हर क्वार्टर का 4% कम करते चले, और एवरी क्वार्टर पार्ट देयर ऑफ इन द फर्स्ट ईयर एट द रेट ऑफ 4%, जितनी भी ड्यूटी बनती है डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट करके है, मतलब भाई अगर आपने मशीन इंपोर्ट करी और पहले साल ही आप उसको इंडिया में यूज करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट का काम हो गया आपका, हर क्वार्टर जैसे 2 क्वार्टर बाद इंडिया में यूज करना चाहते हो तो 8% लेस होगा, 3 क्वार्टर बाद 12% लेस, 4 क्वार्टर बाद 16%, दूसरा साल है, दूसरा साल का पहला क्वार्टर है तो कितना परसेंट लेस होगा, 3% लेस, देखो दूसरे साल का पहला क्वार्टर, और आप उस मशीन को इंडिया में यूज करना चाहते हो, पहले साल के 16% हो गए प्लस 3% हो गए, तो 19% ड्यूटी कम देनी पड़ेगी, 81% देनी पड़ेगी, दूसरे साल का दूसरा क्वार्टर है तो आपको 22% ड्यूटी कम देनी पड़ेगी, दूसरे साल का तीसरा क्वार्टर 25% ड्यूटी कम देनी पड़ेगी, दूसरे साल का चौथा क्वार्टर है तो 28% ड्यूटी कम देनी पड़ेगी, अब तीसरा साल है तो तीसरे साल में भी 3% लेस हो जाएगी, तीसरे साल का पहला क्वार्टर है तो आपको 31% ड्यूटी कम देनी पड़ेगी, तीसरे साल का दूसरा क्वार्टर 34% कम देनी पड़ेगी, कैसे, पहले साल का 16 हो गया, पहले साल का सपोज करो तीसरा साल है, पहले साल में 4% पर क्वार्टर पार्ट दे रहा हूं, सेकंड ईयर में 3%, थर्ड ईयर में 3%, फोर्थ ईयर में 2.5 और फिफ्थ ईयर में 5 2%, ऐसे आपको लेस करना होगा, हर परसेंट लेस हो जाएगी, इसका क्वेश्चन नंबर 17 लेके आना चैप्टर में वो देखना, ठीक, जस्ट लाइक दैट, ये देखो, द इंपोर्टर शैल हैव एन ऑप्शन टू क्लियर द कैपिटल गुड्स इंपोर्टेड आफ्टर हैविंग यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जो भी आपको एक्सपोर्ट करना था वो ठीक है आपने कर दिया, अब आप इतने पे ड्यूटी दे दो, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। एक प्रोविजन होता है सैंपल, सैंपल क्या बोलता है, आप कोई सामान क्या करना चाहते हो, ध्यान से सुनो, एक क्वेश्चन भी होगा मेरे ख्याल से सैंपल, सैंपल पे कुछ आगे चलो, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, देखो आप क्या कह रहे हो, जैसे आपने बोला कि भैया मुझे कोई सामान इंपोर्ट करना है, प्लीज स्कीम्स बनी थी एडवांस ऑथराइजेशन, डीएफआईए, कैपिटल गुड्स ईपीसीजी, रोड टैक्स इंडिया के अंदर भी टैक्सेस देखिए उसका स्क्रिप्ट मिल जाना, ड्यूटी स्क्रिप्ट, आप कह रहे हो सैंपल के लिए कोई सामान इंपोर्ट करना है, सैंपल चेक करने के लिए सही भी है कि नहीं, सैंपल बेसिस पे सामान इंपोर्ट करना है, मैंने कहा ठीक है 3 लाख तक का सामान आप इंपोर्ट कर सकते हो एज सैंपल बेसिस, 3 लाख तक के सैंपल अलाउड, 3 लाख तक, ठीक है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं, 3 लाख तक का सामान इंपोर्ट करो ड्यूटी फ्री सैंपल भी है, क्योंकि आप अगर वो सैंपल अच्छा निकला तभी तो सामान इंपोर्ट करोगे, और फिर सामान इंपोर्ट करोगे तभी तो एक्सपोर्ट करोगे, एफटीपी की जितनी पॉलिसी है एक्सपोर्ट के लिए बनी है, आप जितना भी इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि पहले मैं टेंपरेरी बेसिस पे सैंपल बना के देख रहा हूं, फिर इंपोर्ट करूंगा फिर एक्सपोर्ट करूंगा, आप इंपोर्ट कर सकते हो 3 लाख तक का सामान, बट अगर वो वेजिटेबल सीड्स इंपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे कुछ लोग खड़ा हुआ होगा वेजिटेबल सीड्स या कोई ड्रग्स इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, बीज बीज इंपोर्ट कर रहे हो, तो उस केस में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा, देखो उन्होंने क्या लिखा, मिस्टर अली भंडारी वांट टू इंपोर्ट सैंपल फ्रॉम यूएस, इंपोर्ट अ सैंपल ऑफ गिवन रिस्ट्रिक्टेड आइटम इज अलाउड, बोले आप इंपोर्ट कर सकते हो, प्रोहिबिटेड आइटम तक तो कर नहीं सकते, रिस्ट्रिक्टेड आइटम तो भी आप कर सकते हो,
एक्सेप्शंस है कि डिफेंस के लिए सिक्योरिटी आइटम सीड बीज न्यू ड्रग्स के लिए परमिशन चाहिए. ड्यूटी फ्री इंपोर्ट सैंपल अप टू 3 लाख फॉर ऑल एक्सपोर्ट शैल बी अलाउड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कस्टम. आप इंपोर्ट कर लो बट कंडीशन है वो एक्सपोर्ट पे काम आना चाहिए. तो आप आराम से इंपोर्ट करो 3 लाख तक के सैंपल. इसको भी पर रेट सैंपल है कितना सैंपल अलाउड है. ठीक है. तो भाई टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बताया मैंने आपको. ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर ये क्या होता है. एईओ ये बताया. एईओ ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर ये कौन होते हैं. ये बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्ट होते हैं. अडानी अंबानी जैसे जो काफी बड़े एक्सपोर्ट होते हैं उनको अलग अलग बेनिफिट्स मिलते हैं. उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो मॉड्यूल में रखे हमने बुक में डाले क्योंकि इतना डिटेल में डालने का मतलब है नहीं. इतना डिटेल में डालने का मतलब है नहीं. तो मैंने आपको जो टर्म्स बताया ना टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस वगैरह ये ऐसे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. मैंने आपको स्कीम्स पूरी डिटेल में डाल दी. सब कुछ क्वेश्चन सबके सब हो गए. इससे सारा काम हो गया. ऑथराइज एईओ क्वेश्चन कभी पूछा भी नहीं है तो हमने कभी डाला भी नहीं है. जस्ट फॉर द सेफ्टी मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो कि सैंपल के बारे में जानकारी दे रखी है. आप देखोगे ना ये सैंपल के बारे में जानकारी दे रखी है. बाकी ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है. गिफ्ट वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं. इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट थ्रू पोस्ट कोरियर वेयर कस्टम क्लियरेंस सॉर्ट एज गिफ्ट प्रोडक्ट एक्सेप्ट राखी एंड लाइसेंस मेडिसिन. तो आप गिफ्ट वगैरह कुछ इंपोर्ट करने तो नहीं कर सकते. राखियां मंगवा सकते हो. मत जाओ डिटेल में छोड़ो. बस अब आप स्टेटस होल्डर वगैरह पढ़ जाना. अब आपको पढ़ के क्या जाना है वो बताते हैं. ऑथराइज्ड इकोनॉमिक एक्सपोर्ट भी मैंने दे रखा है. डाल दिया मॉड्यूल में डाल दिया. अंडर एयू प्रोग्राम ऑफ इंडियन कस्टम बिजनेस एंटिटी एंगेज इंटरनेशनल ट्रेड ग्रांटेड एयू स्टेटस की अप्रूव परमिशन मिल जाती है. उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं. अब एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या है वो आपको देखने को मॉड्यूल पेज नंबर 9.9 पे है. मैं रिकमेंड नहीं करता हूं. ठीक है. टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस क्या होता है सब कुछ अपने बुक में दे रखा है. बुक और क्वेश्चन पढ़ जाओ. 95% क्वेश्चन यहीं से मैच करेगा. इस पर दिखा दो. जी हां. अभी आपको क्या क्या करके जाना है. सारी स्कीम्स देख के जानी है. सारा बेनिफिट एडवांस ऑपरेशन डीएफआई का डिफरेंस देख के जाना है और स्टेटस होल्डर के बेनिफिट देख के जाने हैं. जिनसे सारे क्वेश्चन हो गए. अभी टीम एक्सपोर्ट क्या होता है वो देख के जाना है आपको. और बाकी जो क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ये रीड करके जाना है. 2 है. क्वेश्चन नंबर 3 है किन किन मैटर्स के अंदर एफटीपी पॉलिसी बनाता है. कौन-कौन से मैटर है. ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन तो हमने एक प्राइस एफटीपी में तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं. पूरे सिलेबस बुक है एफटीपी तो हमने एक चीज पढ़ी कि भाई एफटीपी के अंदर क्या क्या चीज होती है. ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन पढ़ा है. ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं. एक्सपोर्ट क्या होता है. कौन-कौन से मैटर्स डिस्कस किए जाते हैं एफटीपी के अंदर. ये क्वेश्चन देख जाना. क्वेश्चन नंबर 3 बस रीड करके जाना. ठीक है. ये मत देख के चैप्टर 3 चैप्टर 4 बस नाम ना जो बोल्ड कर रखा है. ठीक है. इन क्वेश्चन के एक बार रीड मार लेना. जो काम की नहीं है सब मैंने काम आपको करवा दिया. इतना मोर देन सफिशिएंट है 5 नंबर के लिए. ठीक है. अपने वर्ष में लिखोगे कीवर्ड्स मैच कर देंगे 2 नंबर है. हां 3 लाख का बेनिफिट बस रेस्ट्रिक्टेड आइटम मिलेगा. इतना मोर देन सफिशिएंट है. 2 घंटे आपको दिए मैंने एफटीपी 2 घंटे 5 मिनट 45 मिनट का रिवीजन वीडियो देखना YouTube पे. अब आप पूरा क्लास में देखना सिर्फ रिवीजन वीडियो सारा रिवाइज करवा दिया मैंने. ठीक है. तो कर लेना. तो आपका एफटीपी खत्म. और क्या बोलते हैं आप लोग टॉपिक में एथिक्स की पॉइंट डाल दो. 3 तरह के स्टडीज है. वो पूरी केस स्टडी समझा दी मैंने. छोटा सा एथिक्स. एलटीआर इनफ है ना. वो तो करनी है प्रेरणा. बाकी टाइम दे दो उसके बाद बाकी कुछ. ठीक है. थैंक यू सो मच मेरे बुलाने से आने पे. ट्रस्ट करने पे मेरे पे कई लोग सोच रहे होंगे एफटीपी आता नहीं होगा इंसान को नहीं पढ़ा. हर बैच में सबसे लास्ट में पढ़ा. एग्जाम से 1 महीना पहले 20 दिन पहले पढ़ा. ठीक है. ऐसा कुछ. चलो एंड आई विल मिस यू गाइस. मैं मतलब यू गाइस आर अमेजिंग स्पेशली दिस टाइम. फास्ट टाइम बैच काफी शैतान था. रेगुलर बैच बहुत डिसेंट और सिंसियर बैच था. और एक्सप्रेस में जल्दी जल्दी खत्म हुआ है अच्छे बच्चे से. बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग एवरीथिंग मी इन लाइफ. मतलब बीइंग एक्सट्रीमली ऑनेस्ट ना मैं बता रहा हूं. मतलब आई एम दिस मच ग्रेटफुल टू गॉड कि यू पीपल आर देयर इन माय लाइफ. आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स. तो वो मेरी फीलिंग्स बता नहीं सकता. यू गाइस आर अमेजिंग. नॉट लाइक दैट कि आपकी वजह से मेरा बिजनेस वो सब सेकेंडरी मैटर. दैट बॉन्ड एंड लव वो जो बॉन्डिंग है ना वो मैं नेक्स्ट लेवल. चलो थैंक यू सो मच. बाय बाय. थैंक्स सो मच. अभी रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में अपलोड करूंगा लाइक विद इन हाफ एन आवर. भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है कि कैसे कंट्रोल करें फॉरेन ट्रेड को क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. भाई फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है ना अगर वो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड है